किसी व्यक्ति को उनकी मृत्यु होने के बाद शमशान घाट लेकर जा रहे होते हैं, तो वो वहां पर जिंदा होके बैठ जाते हैं। और जिंदा तो होता ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे होता है? तो मतलब हार्पिक पीने से 100% डेथ हो जाएगी आपकी। है। और हम्म। उसने अपने बच्चे को इतना मारा कि वो वहीं पे मर गया। और उसके बाद वो भी नशे में था, तो वो उसी के पास सोया। बच्चा वहां मरा हुआ है और वो बस सो गया। और फिर शाम को अगले दिन जो पड़ोस वाले आते हैं वो उठा के बोलते हैं कि बदबू आ रही है तेरे बच्चे में से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स यूजुअली, मतलब आई बिलीव, जेन्युइन ही आती होंगी, बट यू थिंक कैन इन्फ्लुएंशियल पीपल twist the report or the findings of the report? Okay. लाइक डिकम्पोज बॉडी ऐसी हो जाती है, पूरी फूल जाती है, पूरी ब्लैक हो जाती है, पूरा स्किन निकल जाता है उस बॉडी में से। एंड पूरा इतना स्मेल आता है ना। तो क्या हुआ था कि जो वो बॉडी मिली। फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो कैसा है फॉरेंसिक मेडिसिन करियर में? अच्छा, तो ये जैसे आपके कॉलेज में जो बॉडीज होती हैं, ये मतलब ऐसे कहाँ से अरेंज कैसे होती हैं कॉलेज में, कुछ आइडिया आपको? लाइक हाँ। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मैं बताना चाहूंगा कि जो ऑटोप्सी सर्जन होते हैं उनका केवल पोस्टमार्टम करना ही नहीं काम होता है। लाइक जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, अब ड्राइवर्स होते हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप कैसे बोलोगे कि ये एक्सीडेंट नेचुरल डेथ? अपने टोटल करियर के दौरान आपने कितनी कर चुके होंगे अभी तक? अराउंड 2500 और 3000 ऑटोप्सी। कॉल आया कि सर एक बॉडी आई, हाँ ठीक है आते 15 मिनट में। लाइक हम्म। दैट। वो मर थोड़ी जाएगा। आप कि ये करियर में ग्रोथ कितना है, सैलरी कितना कमा लेते हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा बता पाएंगे? मेडिसिन है और फॉरेंसिक साइंस है, दोनों सेम है। ओके। तो फॉरेंसिक साइंस वाले मेरे पास बहुत सारे पूछते हैं कि सर हमको फॉरेंसिक में करियर बनाना है तो कुछ गाइडेंस देंगे। तो मैं उनको समझाता हूँ कि फॉरेंसिक मेडिसिन और फॉरेंसिक साइंस दोनों अलग अलग है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं रियल लाइफ डॉक्टर सालुंखे से। तो जो लोग सीआईडी के फैंस हैं वो तो समझ जाएंगे, बट जिनको नहीं पता मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि आज का पॉडकास्ट डेडिकेटेड है ऑटोप्सी सर्जरी के बारे में, फोरेंसिक मेडिसिन के बारे में। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर धीरज महेश्वरी, हु इज एन एमबीबीएस एंड एमडी इन फोरेंसिक मेडिसिन। ऑटोप्सीज क्या होती हैं, कैसे करी जाती हैं, कैसे ऑटोप्सी सर्जन्स इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं, everything we are going to talk about in today's podcast. So please stay with us till the end. Welcome to the show, Dr. Dheeraj. How are you doing today? थैंक यू मिस पूजा शर्मा फॉर इनवाइटिंग मी टू फॉर योर पॉडकास्ट ऑन योर चैनल। अच्छा लगा है कि आपने इनवाइट किया। आई एम डूइंग गुड एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। Thank you so much. I believe कि आपका इतना busy schedule होता होगा, फिर भी आपने टाइम निकाला, and I'm really looking forward to an exciting conversation. नहीं, एक्चुअली लाइक दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि ऑटोप्सी सर्जन्स का बिजी शेड्यूल होता होगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव अ रियली फ्री शेड्यूल कंपेयर टू अदर क्लिनिकल डॉक्टर्स, जो फिजिशियंस, सर्जन्स और दूसरे टाइप के ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियंस होते हैं, उनसे कंपेयर में वी हैव अ लाइक रियली लाइट शेड्यूल। सो इट्स दैट्स व्हाई दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मैंने फॉरेंसिक मेडिसिन चूज किया। ओके ओके ओके, विल गेट टू इट और हम इसके बारे में और बात करेंगे। बट पहले जो बच्चे हैं, जो अडल्ट हैं, जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनके लिए हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं। ऑटोप्सी सर्जरी, ऑटोप्सी सर्जन क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं? Like autopsy surgery is not a term actually. Like mostly it's a autopsy or postmortem examination. ओके। And like it's not that हम केवल postmortem करते हैं. Postmortem is the main part of our job. But इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो एक forensic doctor होता है या जो एक autopsy surgeon होता है. तो जितने भी medical legal issues होते हैं, they are dealt by us. Like medical legal issues are these issues जहाँ पे मेडिकल और लीगल ये दोनों चीजें एक साथ इन्वॉल्व हो जाती है। लाइक जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं दे ओनली ट्रीट द पर्सन। बट अगर उसको कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करना है या यू हैव टू फाइल ए केस अगेंस्ट समवन की लाइक इसने मेरे साथ मारपीट की है, तो आप वो जो इंजरीज है वो वाला पार्ट कौन देखेगा? तो उसके तब काम आते हैं ऑटोप्सी सर्जन और फॉरेंसिक डॉक्टर्स। तो लाइक वी नो कि जो इंजरीज हुई है वो कौन से तरीके से हो सकती है, कितनी पुरानी है और किस टाइप की है, लाइक इट इज फेक और रियल। तो वी कैन टेल इट इन द कोर्ट कि इट इज रियली डन बाय द पर्सन और ही इज लाइंग। एंड वी कैन कोरैबोरेट द टाइम कि कितने टाइम पहले ये इंजरी हो सकती है, लाइक दैट। ओके ओके। तो
ये बताइए कि मतलब जैसे ऑटोप्सी सर्जन बनते कैसे हैं? क्या रूट रहता है? तो ऑटोप्सी सर्जन बनने के लिए सबसे पहले 11th 12th के अंदर बायो लेनी पड़ती है, साइंस बायो, एंड आफ्टर दैट नीट यूजी क्लियर करके एमबीबीएस करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट नीट पीजी क्लियर करके 3 साल की एमडी की डिग्री होती है फॉरेंसिक मेडिसिन में, वो करनी पड़ती है। और इवन डिप्लोमा भी कर सकते हैं, 2 साल का डिप्लोमा इन फॉरेंसिक मेडिसिन, वो 2 years का होता है, एंड आफ्टर ओके, दैट यू कैन बी अ ऑटोप्सी सर्जन। ओके, ओके। तो लाइक दिस इज समथिंग दैट आई यूजुअली टॉक अबाउट थोड़ा बाद में, बट कैसा करियर है एज एन ऑटोप्सी सर्जन? एंड आई बिलीव आपके पास है काफी उसका एक्सपीरियंस है, तो कैसा करियर है? इज इट लाइक अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, या फिर जैसे एक पार्ट तो आपने बताया कि थोड़ा लाइट जॉब है, उतना बिजी स्केड्यूल नहीं यस, रहता है? यस। सो लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। लाइक बहुत सारे मेरे जैसे लोग होते हैं कि जो फैमिली प्रेशर में आके डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि कि भाई फैमिली में और कोई डॉक्टर नहीं है, तो तू 11th 12th में बायो ले ले और फिर नीट की प्रिपरेशन करके डॉक्टर बन जा। लाइक इंजीनियर उस टाइम जो बूम था, लाइक वी आर 90s किड्स, लाइक नाउ 90s adults, बट उस टाइम जो बूम था कि उस टाइम मोस्टली जो भी थे इंजीनियरिंग के पीछे भागते थे। जितने भी आपने कजन्स और ये सब देखे होंगे, तो दे वर डूइंग एदर इंजीनियरिंग और फिर कॉमर्स। तो देयर वाज नो पर्सन लाइक बायो का उतना क्रेज नहीं था तब, तो दैट वाज अ न्यू फील्ड। तो उस टाइम लोग पापा ने बोला कि बायो ले ले, मैंने कहा ले ली। और उसके बाद 1 साल कोटा गया, मैं वहां पे प्रिपरेशन की, और 1 साल में मेरा ऑल इंडिया 2000 रैंक आया था अप्रोक्स, ये आया। तो आई गॉट सिलेक्टेड एंड बिकेम डॉक्टर, दैट्स इट। तो कभी सोचा नहीं था कि आगे मैं डॉक्टर बनने के बाद भी इतना पढ़ाई करना पड़ता है। पहले तो यही दिमाग में था कि एमबीबीएस डॉक्टर बन गया तो लाइफ सेट है, बोलते हैं ना, अब तो एमबीबीएस कर ली, मजे ही मजे। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ। अम, तो जैसे आपने बताया कि एमबीबीएस करके फिर एमडी फोरेंसिक मेडिसिन में करना पड़ता है, तो व्हाई डिड यस। यू डिसाइड कि मेरे को फोरेंसिक मेडिसिन में जाना है? एक तो रीजन आपने बता दिया कि भाई थोड़ा लाइट जॉब रहता है, बट आई मीन दैट कुड नॉट बी द ऑल रीजन, राइट? वो उससे नो नो, उससे एक्चुअली आई वांटेड टू बी इन द रेडियोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन। लाइक ये मेरी 3 टॉप चॉइसेस थी। बट आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस, लाइक व्हाइल ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप, हम्म, इंटर्नशिप में हमारी जब पोस्टिंग होती है तो वी हैव टू गो टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लाइक मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, गायनी, एंड पीएसएम, एंड देयर आर वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स। तो वहां पे पोस्टिंग लगती है। तो लाइक जब मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में गया और मैंने वहां पे रेजिडेंट्स को काम करते हुए देखा, लाइक दे यूज टू वर्क फॉर लाइक 48 आवर्स स्ट्रेट, विदाउट स्लीपिंग, विदाउट हैविंग फूड। लाइक कितने तो मैंने रेजिडेंट मिले, बोले हमको शेविंग कराने तक का टाइम नहीं है, खाना खाने तक का टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि लाइक इट्स नॉट अ वेरी गुड, लाइक आई कैनॉट टॉलरेट दिस, बिकॉज मुझे नींद इज माई प्रायोरिटी, लाइक सोना मुझे बहुत पसंद है। तो okay, मुझे लगा कि ये लाइक नहीं कर पाऊंगा मैं। तो फिर उसके बाद मैंने 1 साल सर्जरी में काम किया आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमबीबीएस। एंड इन द बिगनिंग आई लाइक सर्जरी, लाइक पेशेंट को ट्रीट करना आया, कभी स्टैब वुंड आ रहा है, कभी एब्डोमेन पेन आ रहा है, तो आफ्टर ऑपरेशन में जाना, वही पूरा गाउन वाउन पहन के मास्क लगा के ऑपरेट करना सर्जन के साथ। तो शुरू में 3 4 महीने अच्छा लगा, बट आफ्टर दैट इट यूज टू टेक अ टोल, लाइक व्हेन यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, एंड इवन आफ्टर केयरिंग फॉर 5 days, 7 days, 10 days, द पर्सन डाइज। तो इट्स लाइक शेक यू टू द कोर, लाइक एकदम से अंदर वो हो जाता है कि यार अपन ने इतना किया और अपन उसको बचा नहीं पाए। और कभी कभी मतलब पेशेंट्स इतने गरीब आते हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि यार व्हाट व्हाट कैन वी डू एल्स, लाइक हमने दवाई लिख के दे दी, पता है वो दवाई लेगा नहीं। तो मतलब वो मेरे को बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग था। तो मैंने सोचा दिस इज नॉट फॉर मी। हम्म, एंड ऑल्सो द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इमरजेंसी कॉल्स, नाइट कॉल्स, एंड यू हैव टू, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी कॉल्स आ सकते हैं। तो आई डोंट लाइक दैट, लाइक आई लाइक लिविंग अ पीसफुल लाइफ, कि लाइक सोना है तो फोन को साइलेंट करके सोना है, ताकि सुबह उठो तो कोई मिस कॉल ना रहे। आई हम्म, लाइक दैट लाइफ। ओके, ओके। सो फिर ये कैसे बॉयल डाउन किया कि अ, मुझे ऑटोप्सी यानी फोरेंसिक मेडिसिन इज समथिंग मैं पढ़ सकता हूँ, जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगा? वो उसका इंटरेस्ट मतलब कब डेवलप हुआ उसकी तरफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हुआ, लाइक हमारे खुद के एमबीबीएस कॉलेज में जो फॉरेंसिक मेडिसिन के टीचर थे, तो उनका एक अलग से रॉब रहता था कॉलेज के अंदर, अलग से रुतबा रहता था उनका। क्योंकि जब भी देखते थे दे वर सराउंडेड बाय पुलिस पर्सन, एंड लाइक पुलिस ऑफिसर्स वर वेटिंग आउटसाइड देयर डोर्स, लाइक हमको ये रिपोर्ट लेनी है, ये पोस्टमार्टम कराना है,
और ऐसा कराना है, एंड दे वर लाइक हाँ अभी वेट करो बाद में देखेंगे। तो जनरली आप किसी पुलिस ऑफिसर को ऐसे कभी वेट करते हुए नहीं देखते हैं। एंड ऑल्सो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग केसेस आते रहते हैं कि इसका मर्डर हो गया, उसका सुसाइड हो गया, कभी इसका ऐसी बॉडी मिली है, ये मिला है एक्सह्यूमेशन के लिए, मतलब ग्राउंड से बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम किया उसका, कभी केवल लाश टुकड़ों में आई है। एंड कभी जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो सुसाइड है या मर्डर। तो वो लाइक फैसिनेटिंग लगा मुझे। और दूसरा पार्ट ये लगा कि लाइक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर कि देयर शुड बी मेडिकल कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो हम्म। लाइक हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुल गया, तो दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग एमडी आई कैन गेट अ जॉब एनीवेयर आई वांट, लाइक इवन इन माय होम टाउन देयर इज अ न्यू मेडिकल कॉलेज इज ओपन। तो मेरे को हम्म। लगा कि सब खत्म करके अपने घर के पास रह लेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, लाइक हु डजंट वांट टू लिव नियर देयर होम, नियर देयर पेरेंट्स, लाइक दैट। हम्म। एंड ऑल्सो एट दैट टाइम लाइक मेरा जॉब करते करते आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी। ओके। So I was doing job and government hospital and surgery department and also was preparing for NEET PG. तो उस टाइम लाइक पढ़ भी रहा था मैं और वो भी कर रहा था। एंड नीट पीजी में लाइक 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यू हैव टू क्लियर रीड ऑल दैट 19 सब्जेक्ट्स एंड देन गिव द एग्जाम। एंड ओके। ऑल्सो आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम ए जनरल कैटेगरी एंड ऑल्सो मिडिल क्लास स्टूडेंट एंड मेल हम्म। स्टूडेंट, सो कैन नॉट जॉब भी नहीं छोड़ सकता और लाइक पूरा 24 आवर्स स्टडी को भी डेडिकेट नहीं कर सकता था। तो बैलेंस करके आई स्टडीड अराउंड 7 or 8 सब्जेक्ट्स एंड आई गॉट अ रैंक ऑफ 40 or 50,000 रैंक आया था मेरा। एंड हम्म। आई स्टार्टेड अगेन प्रिपेयरिंग कि नहीं यार इस रैंक पे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो वापस से पढ़ाई शुरू करते हैं। एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑल्सो। बट उस टाइम आ गया कोविड, मार्च 19 को याद हो तो सबसे पहले भिलवाड़ा में लॉकडाउन लगा था पूरे इंडिया में। हम्म। भिलवाड़ा मॉडल फॉलो होता, तो उस टाइम कोविड आ गया था। एंड दैट टाइम आई वाज पोस्टेड इन कोविड ड्यूटीज। आई वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, लाइक पूरा पीपी किट पहन के एंड एवरीथिंग। लाइक घर से खाना भी आता था तो पापा बाहर रख के जाते थे उसके ऊपर सैनिटाइजर करके, क्योंकि आई आई मैं घर पे नहीं रहता था, लाइक घर से भी 1 किलोमीटर दूर रूम लेके रहा मैं, इवन ओके। वाइल स्टेइंग इन द होम टाउन, क्योंकि ड्यूटीज का टाइम फिक्स नहीं था, मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट। तो घर पे तो पता ही है कि यू कैन नॉट स्लीप एनी टाइम यू वांट और ईट एनी टाइम यू वांट। हाँ। तो फिर कोविड आया एंड एट दैट टाइम एवरीथिंग वाज इन chaos एंड माय स्टडी वाज आल्सो अफेक्टेड बिकॉज एवरीथिंग वाज हैपनिंग लाइक दैट कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्जाम्स वर गेटिंग पोस्टपोन्ड एंड लाइक हम्म। दैट। सो आई थॉट कि लाइक पता नहीं क्या इंट्यूजन आया कि मुझे ऐसा लगा कि अगले 1 साल तो कोई एग्जाम्स एंड कुछ नहीं होने वाला, हम्म। और अगर मैंने ये नहीं किया तो आई विल बी स्टक, लाइक आई विल बी 1 year बिहाइंड, क्योंकि हम्म। जब भी मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा तो 1 साल के बाद ही एग्जाम होगा, वो जनरली 1 साल के बाद होता है। और हुआ भी है कि इवन आफ्टर 2 years देयर वाज अ नीट पीजी एग्जाम। तो आई डिड नॉट हैव जूनियर फॉर लाइक 2 years, जनरली 1 साल तक मोस्ट जूनियर मोस्ट रहते हैं, फिर आपके जूनियर्स आ जाते हैं, तो लाइक अनदर ईयर आई वाज आल्सो जूनियर। तो हम्म। दैट वाज अ गुड डिसीजन फ्रॉम माय साइड। And and then I asked many people ki forensic medicine should I do or what. So I was already fascinated by the subject because अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी थी। लाइक मिडिल क्लास है तो खुद का हॉस्पिटल भी नहीं खोल सकते, क्योंकि खुद का हॉस्पिटल खोलना है तो ऑलरेडी देयर शुड बी बैकअप, एंड आई एम द हम्म। ओनली डॉक्टर इन द होल फैमिली, तो कोई गाइड हम्म। करने वाला भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो जो मिल रहा है अभी लेंगे, बाद में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि केवल ये फील्ड में जाना है या वैसा करना है। तो ऐसा है, ओ। तो इसलिए दैट्स ओ। व्हाई got in first round counseling I didn't get any seat, and then second round I got a seat in Thane. That was the peak COVID center at that time, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस थाने से आ रहे थे उस हम्म। टाइम, ओके। जून 2020, and I shifted here in June 2020 for starting my MD हम्म। course in forensic medicine. ओके। ओके। मतलब कैसे लाइफ अपने आप अपने डिसीजंस, आई मीन लाइफ में अपने आप आई थिंक कुछ ना कुछ फिगर आउट हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल ही Yeah, जाता yeah. है if you- अच्छा, वैसे ये करियर फेंट हार्टेड लोगों के लिए तो नहीं है, जिन लोगों को खून देख के दिक्कत होती है, या फिर जैसे होता है कि नहीं यार मैं इतना वायलेंस और इतना गोरी चीजें नहीं देख सकती हूँ। Yes, yes. बट आप मुझे ये बताइए कि फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो कैसा है फोरेंसिक मेडिसिन करियर में? Like
Till 5 years back, I would say it was a male dominant branch because only male used to take this field. Now हम्म females are also taking this field because जो पॉक्सो के केसेस आते हैं, लाइक जो पॉक्सो यू हैव हर्ड अबाउट इट ना, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, राइट जिसमें लाइक राइट बिलो 18 ईयर्स के साथ अगर कोई हीनियस क्राइम लाइक रेप और ये सब होता है, तो उन हम्म केसेस में गवर्नमेंट कहती है कि इट शुड बी डन बाय अ फीमेल डॉक्टर। तो ओके लाइक अगर इंटरव्यू के अंदर एक मेल और एक फीमेल ऑटोप्सी सर्जन है तो फीमेल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि हम्म जो विक्टिम्स वगैरह होते हैं दे कैन बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स फीमेल डॉक्टर्स, सो हम्म दे कैन टेक सैंपल्स, टेक हिस्ट्री एंड लाइक दैट। बिकॉज हमारे यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं एक्यूज के, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ लोग रेप वगैरह करते हैं, तो हमको उनका भी एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो उसमें जो फीमेल्स की तरफ होते हैं, तो जो विक्टिम्स होते हैं, जो सर्वाइवर्स होते हैं, they हम्म are more open towards explaining history and giving details about the incident that has happened with them. ओके 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 तो आप लोग जैसे ये जो प्रैक्टिस है, ये जो ऑटोप्सी की मतलब बॉडी को अंडरस्टैंड करना, तो ये एमबीबीएस में ही थोड़ा आई थिंक शुरू हो जाता है और एमडी में एकदम लाइक बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो जाता है, कैसे रहता है ये? Yeah, like जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर होता है, उसमें वी हैव टू कट ओपन ए डेड बॉडी और ए कैडावर। Like every student, like a batch of 25 students or 15 students will be there, and सबको एक बॉडी दी जाती है, तो उसके ऊपर पूरा हर एक ऑर्गन, हर एक नर्व, वेसल्स, मसल्स, ये सब डिसेक्ट करके वी हैव टू अंडर रीड इन द फर्स्ट ईयर। तो ऑलमोस्ट सेम होता है, बस वो होता है कि जो कैडेवर में फर्स्ट ईयर में करते हैं दे आर लाइक नॉर्मल बॉडीज, लाइक उनके अंदर कोई डिजीज नहीं होती है और कोई इंजरीज नहीं होती है, तो हम्म मोस्टली ऐसा ही होता है। और दूसरा सर्जरी के अंदर जो पोस्टिंग्स वगैरह होती है, तो हम्म लाइक ओपन वुंड्स उसमें भी देखने को मिलते हैं, लाइक एक्सीडेंट हो गया, स्टैब वुंड आ गया, हम्म पैर का फ्रैक्चर है, तो वो पोस्टिंग्स के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। बट हाँ, ऑटोप्सी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि लाइक ट्रेन से कटी हुई बॉडी आती है, डिकम्पोज्ड बॉडी आती है एकदम, लाइक 8-8 दिन, 10-10 दिन पूरी बॉडी सड़ी हुई रहती है, उसके बाद बॉडी मिलती है। कभी 20-20 दिन बाद बॉडीज आती है, कभी हमको साइट पे जाके जमीन में से बॉडी को डग करके लाके पोस्टमार्टम करना पड़ता है। गन हम्म शॉट के केसेस आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के मर्डर के केसेस आते हैं, तो दैट्स डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड टोटली। एंड सो या इट्स नॉट फॉर लाइट हार्टेड पीपल, और ऑल्सो एमबीबीएस इज नॉट फॉर लाइट हार्टेड, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको सारे डेड बॉडीज और ब्लड और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, तो एमबीबीएस कोई हर कोई किसी के बस का नहीं है एक्चुअली। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो ये जैसे आपके कॉलेज में जो बॉडीज होती हैं, ये मतलब ऐसे कहाँ से अरेंज कैसे होती हैं कॉलेज में, कुछ आइडिया आपको? हाँ, बॉडी डोनेशन का प्रोसेस होता है जनरली, ओके लाइक बहुत सारे एनजीओज होते हैं या कॉलेजेस भी होते हैं, या जो होते हैं कि प्रोएक्टिव होते हैं बहुत सारे लोग, तो दे वांट कि लाइक हमारी बॉडीज को ना जलाओ, ना तुम बरी करो, तुम डोनेट कर दो कि मेरी बॉडी कुछ काम आए मरने के बाद। और इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत स्कीम्स, ऐसा कुछ है नहीं कि गवर्नमेंट कुछ वो देगी यार, बट और बहुत सारी अननोन बॉडीज भी मिलती है, जो हम्म अननोन बॉडीज मिलती है, तो पुलिस से सर्टिफाई करके कि भाई ऐसा कुछ नहीं है उनका, कि वो नहीं है। वैसे तो उनके ऊपर एमएलसी केसेस बनते हैं, बट अगर कोई क्लेम करने नहीं आता उनको, तो दे आर रेगुलर प्रोसेस के थ्रू दे आर बीइंग डोनेटेड टू द एनाटॉमी डिपार्टमेंट फॉर द डिसेक्शन पर्पस। अच्छा, एमएलसी क्या फुल फॉर्म? मेडिको लीगल कंसल्ट केस, लाइक अच्छा। जनरली जहाँ पे भी थोड़ा सा भी जैसे एक्सीडेंट हो गया और वो हम्म ट्रीटमेंट कराने गया है ओपीडी में, तो उसका हाँ एमएलसी केस बनेगा, क्योंकि एक्सीडेंट खुद से हुआ है तो भी एमएलसी बनेगा, किसी ने टक्कर मारी है तो भी एमएलसी केस बनेगा, अच्छा अच्छा। क्योंकि कोई सी ओके। भी इंजरी होगी अगर बॉडी पे, तो दैट विल बी एन एमएलसी केस। हम्म। तो एमएलसी केस जो है वो लाइव लोगों का भी बन सकता है ना, जरूरी नहीं है यस कि यस वो। यस यस यस। हाँ। लाइक जैसे दो पार्टीज है, उनमें मारपीट होगी, अब वो हम्म ट्रीटमेंट कराने जाएंगे, पर जो ट्रीटिंग डॉक्टर होगा वो हम्म इंजरीज नोट करेगा कि उसके यहाँ हम्म पे चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, क्योंकि जब अगर वो केस फाइल करता है आगे, तो वो हम्म जो डॉक्टर का रिकॉर्ड है वो ही हम्म। काम आएगा, गॉट क्योंकि इट गॉट। पता कैसे चलेगा कि इंजरी सही है या नहीं, क्योंकि 5 दिन बाद, 10 दिन बाद
वो तो हील हो जाएगी इंजरीज, पर जो हम्म। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है दैट विल बी फॉर एवर। करेक्ट, करेक्ट। राइट। अच्छा, तो जैसे हम मुन्ना भाई मूवी में देखा था ना कि हाँ। संजय दत्त फेंट हो जाते हैं जब वो बॉडी उनको डाइसेक्ट करने के लिए बोलते हैं, तो ऐसा जब आप कैडेवर यानी जो प्रिजर्व्ड डेड बॉडी है उस पे जब आप कर रहे होते हैं डिसेक्शन वगैरह, तो तब कोई फेंट वगैरह हुआ था कॉलेज में? हाँ, होते हैं, बहुत सारे होते हैं, फ्रेंड तो ऑफ कोर्स होते ही हैं। यहाँ पे भी लाइक जब एमबीबीएस स्टूडेंट्स को हम डेमोन्स्ट्रेट कराने लेके आते हैं, लाइक हम्म। फॉर क्योंकि उनके पोस्टिंग्स होती है सेकंड थर्ड ईयर में, तो दे हैव टू विजुअलाइज और एटलीस्ट 10 ऑटोप्सीज, उनको 10 ऑटोप्सी ऑब्जर्व करना पड़ता है, 10 to अच्छा। 15 ऑटोप्सी ड्यूरिंग देयर एमबीबीएस टर्म। ओके। एंड सो लाइक बैचेस में लेके आते हैं उनको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद भी, बट जो वहाँ की स्मेल और जो वो सिचुएशन होती है कि एक बॉडी पड़ी है, तो बहुत सारे लोग एकदम से फेंट कर जाते हैं। तो हम्म। या इट इज पॉसिबल लाइक हाँ। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मैं बताना चाहूंगा कि जो ऑटोप्सी सर्जन होते हैं उनका केवल पोस्टमार्टम करना ही नहीं काम होता है, लाइक जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि हम्म। बहुत लोगों को पता नहीं कि हम और क्या काम करते हैं, बस ये पता है कि मुर्दों के डॉक्टर हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो क्या बट क्या क्या और काम रहते हैं? सबसे पहले तो लाइक इंजरी सर्टिफिकेट देना। जैसे ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट के अंदर जैसे कोई एविडेंस हो गया, तो इंजरी हम्म। सर्टिफिकेट वो फॉरेंसिक डॉक्टर देता है। दूसरा हो गया एक्यूज का एग्जामिनेशन, जैसे मान लो किसी ने रेप किया है, जैसे आसाराम ओके। बापू का केस चला था, और भी जो होते हैं उन्होंने अगर रेप किया है, तो उनके जो सैंपल कलेक्शन होते हैं वो काम फॉरेंसिक डॉक्टर्स का होता है। विक्टिम का एग्जामिनेशन करना वो काम फॉरेंसिक डॉक्टर्स का होता है, सर्वाइवर्स का एग्जामिनेशन करना। उसके बाद और भी काम होते हैं, जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट, sickness certificate, fitness certificate देना. These are all works of autopsy doctors. And also we have to give the evidence in court. जो हमने केसेस किए हैं, हमको उसके कोर्ट में जाके एविडेंस देना पड़ता है एज एन एक्सपर्ट विटनेस। मोस्ट पीपल थिंक कि बस पोस्टमार्टम किया काम खत्म हो गया डॉक्टर्स का, फॉरेंसिक हम्म। डॉक्टर्स का, बट नहीं, जब वो केसेस कोर्ट में जाते हैं तो हमको वहां पे एग्जाम जो लॉयर्स होते हैं, क्रॉस एग्जामिनर्स, कि आपने सच में पोस्टमार्टम किया, ये फाइंडिंग्स कैसे आपने डिड्यूस करी। और दूसरा हम्म। इंपॉर्टेंट काम है एज एस्टिमेट करना, लाइक वी कैन एस्टिमेट एज ऑफ ए पर्सन बाय सीइंग देयर एक्सरेज। तो बहुत ओह। सारे जो झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, तो उनका हाँ। कोई बर्थ रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, ओके। बट उनके साथ क्राइम्स जब होते हैं तो पुलिस उनको लेके आती है हमारे पास कि ही इज अ माइनर और ही इज अ अडल्ट। अक्यूज को भी लेके आती है, विक्टिम को भी लेके आती है, तो वो ओके। डिसाइड करता है कि उनके ऊपर कौन से सेक्शंस लगेंगे, कि माइनर के हम्म। सेक्शंस लगेंगे या एज ए अडल्ट दे विल बी ट्रीटेड एज एन अडल्ट। फिर दूसरे ओके। जो स्पोर्ट्स वाले सेक्शंस होते हैं, कि हाँ। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर अंडर 16 अंडर 14, तो इज दैट चाइल्ड हाँ। रियली अंडर 14 और अंडर 16, तो वो डिसाइड करना भी लाइक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन का काम है। तो ये सब काम हमको करना पड़ता हम्म। तो आप लोग मतलब लाइक बॉडी को देखकर बता देते हो कि एक्चुअली लाइक है। एज नहीं, कितना लाइव, होगा? इन अ लाइव पर्सन, वी डू दिस हम्म। केसेस इन अ लाइव पर्सन, नॉट इन अ बॉडी, लाइक हाँ, हाँ, किड्स आते हाँ। हैं बट एक्चुअली। बट इन जनरल मतलब आप किसी की किसी को देखकर ऐसे नहीं बता नहीं नहीं सकते हो नहीं, कि ऐसे देख के वी कैनॉट टेल ना कि कितना एज है। हाँ। ओके, हम्म। ओके। ठीक है, ठीक है। राइट। तो जैसे कि आपने बताया कि इन केसेस ऑफ एक्सीडेंट ये सब तो ये मेडिको लीगल केसेस बनते हैं, बट हम्म। जेन्युइनली लाइक सारी बॉडीज का तो पोस्टमार्टम नहीं होता होगा ना? तो तो कैसे पोस्टमार्टम रहता है, जो होता है, प्रोसीजर कैसे रहता है? तो पोस्टमार्टम इज डन ओनली इन स्पेसिफिक केसेस, लाइक व्हाट ओके। इज द मेन काम क्या है पोस्टमार्टम का, अगर वो पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि पोस्टमार्टम कौन से केसेस में होता है। तो पोस्टमार्टम मेनली क्यों किया जाता है, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए, कि वो पर्सन मरा कैसे है। अगर किसी केस में वो कॉज पता है तो उसका पोस्टमार्टम क्यों किया जाएगा। तो जनरली उन केसेस में पोस्टमार्टम होता है कि जैसे अगर कोई बॉडी, मतलब किसी पर्सन को लाया गया हॉस्पिटल में और लाने से पहले उसकी डेथ हो गई हो, तो जो हम्म। डॉक्टर वहां पे कैजुअलिटी में, जो सीएमओ बैठा रहेगा कैजुअलिटी में, जिसके पास जिसने पहले बॉडी देखी, उसको नहीं पता ना कि पर्सन मरा कैसे, तो ही विल सेंड दैट बॉडी फॉर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ओके। और ओके। दूसरे केसेस जैसे सुसाइड हुआ है, तो उसमें हम्म। ऑफकोर्स पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। एनी अननेचुरल डेथ, लाइक कोई सी भी हम्म। अननेचुरल डेथ होती है, कि जैसे हैंगिंग हो गया, ड्राउनिंग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड हो गया, मर्डर हो गया, और उसके बाद और भी सांप काट गया उससे डेथ हो गई, या ब्रॉड डेड लेके आया, तो एनी अननेचुरल केस उसमें पोस्टमार्टम होगा।
और दूसरा अगर जैसे कोई पॉइजनिंग का केस है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भी उसका पोस्टमार्टम होगा बाद में, क्योंकि तो बहुत सारे पॉइजन के सैंपल्स होते हैं और ये एमएनसी केस है, तो उन केसेस में पोस्टमार्टम होता है। और दूसरा इंश्योरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है पोस्टमार्टम, क्योंकि बहुत सारे केसेस में होता है कि कॉज ऑफ डेथ नहीं मिलता है, और तो फिर जो डॉक्टर्स, ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं, दे कैन सेंड द बॉडी फॉर द पोस्टमार्टम कि हमको कॉज ऑफ डेथ नहीं मिला है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे पेशेंट आया और वो ट्रीट करना शुरू कर रहे हैं और विद इन 1 आवर्स और 2 आवर्स पेशेंट की डेथ हो गई, तो doctors were not able to identify the cause of death. So they will send the body for postmortem. ओके ओके। तो इन तो सब केसेस में गॉट इट। तो जैसे ये एक्सीडेंट के केसेस में मोस्टली हर केस में होता ही है, बिकॉज क्या पता किसी की जेन्युइनली एक्सीडेंट में ही डेथ हुई हो, तो इन दैट केस आल्सो मतलब like मेडिकल। it differs from state to state. लाइक राजस्थान में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे जब मैं सर्जरी में पोस्टेड था, तो लाइक मैं कॉज ऑफ डेथ डिक्लेयर कर देता था और मैं रिलेटिव से पूछता था कि पोस्टमार्टम करवाना है क्या, एंड दे रेफ्यूज, एंड देन वी यूज टू सेंड द बॉडी टू द रिलेटिव्स, एंड वो लेके चले जाते थे। बट महाराष्ट्र में ऐसा रूल है, इन एवरी एक्सीडेंटल केस देयर शुड बी पोस्टमार्टम। तो ओह इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्योंकि बहुत जगह पे नहीं होते पोस्टमार्टम, और बहुत जगह पे कि इट इज मैंडेटरी कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आपको पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वी कैनॉट टेल ना कि वो असली में एक्सीडेंट हुआ है या किसी ने उसको टक्कर मारा है, या उसको पहले किसी बीमारी की वजह से गिरा और फिर एक्सीडेंट हुआ। ऐसे भी तो सिनेरियोज हो सकते हैं। लाइक बहुत सारे, मैंने एक केस ऐसा ही किया था कि पर्सन सीट पे पीछे बैठ के जा रहा था, एंड ही सफर्ड फ्रॉम एपिलेप्सी, जो मिर्गी बोलते हैं ना अपन, तो ओके उसको मिर्गी एपिलेप्सी था, एंड वो पीछे बैठा था, उसको बाइक पे बैठ के एपिलेप्सी का दौरा आया, वो नीचे गिरा और उसके ऊपर से ट्रक निकल गया। तो अब इसको आप एक्सीडेंट बोलोगे या क्या बोलोगे? ओके तो ओके ऐसे भी राइट। केसेस होते हैं। लाइक बहुत सारे केसेस होते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, अब ड्राइवर्स होते हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप कैसे बोलोगे कि ये एक्सीडेंट नेचुरल डेथ है या नेचुरल डेथ है? ओके ओके क्योंकि राइट राइट। सिनेरियोस तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास डिसाइड हम्म करने के। हम्म लाइक ऐसा भी हो सकता है कि उसका किसी ने मर्डर किया हो, लाइक चाकू मारा हो या पॉइजन देके उसको सड़क पे डाल दिया हो, उसके ऊपर से बॉडी चली गई हो, तब हाउ कैन यू टेल इट इज एक्चुअली एक्सीडेंट? आपको तो, सबको तो एक्सीडेंट लगेगा, बट अगर उसमें पॉइजन मिल जाता है तो फिर इट कैन बी होमिसाइड ऑल्सो। राइट। ऐसे ही जैसे हम रेलवे ट्रैक्स के इतने सारे केसेस सुनते हैं कि भाई मतलब यस मान यस, लो कि किसी ने मर्डर करके लाइक रेलवे ट्रैक्स पे छोड़ दिया, बॉडी एंड डाल देन दी। ट्रेन आएगा जाएगा तो इट विल लुक लाइक फर्स्ट इंप्रेशन तो यही रहेगा दैट पर्सन डाइड ट्रेन के यस नीचे आके, बट रियलिटी इज समथिंग जो ऑटोप्सी सर्जन्स बताएंगे कि ये रियलिटी है। यस। हम्म, ऐसे ही एक मेरे सीनियर ने भी केस बताया था, लाइक हाँ व्हाट हैपेंड कि डिकम्पोज बॉडी मिली थी। ओके। लाइक डिकम्पोज बॉडी ऐसी हो जाती है, पूरी फूल जाती है, पूरी ब्लैक हो जाती है, पूरा स्किन निकल जाता है उस बॉडी में से, एंड पूरा इतना स्मेल आता है ना, तो लाइक बहुत स्मेल आता है। तो क्या हुआ था कि जो वो बॉडी मिली, तो जो पीएचसी होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो वहां पे हम्म उस बॉडी को ले जाया गया, और वहां पे डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स लेवल के होते हैं, उन्होंने बॉडी को दूर से देख के, अरे हाँ ये तो बदबू आ रही, कौन इसका पूरा पोस्टमार्टम करेगा, तो थोड़ा सा कट मारा और कॉज ऑफ डेथ सैंपल्स रिजर्व की और लिख दिया ओपिनियन रिजर्व। फिर उसका वापस से रीपोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि बाद में पता चला इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि उसका मर्डर हुआ। तो उस बॉडी को नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे दूसरी जगह लेके जाया गया मेडिकल कॉलेज में, और जब बॉडी को पीछे से पलटी करके देखा तो पीठ के ऊपर स्टैब वुंड था। ओह तो लाइक पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करना इज मस्ट। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे डॉक्टर्स पोस्टेड होते हैं, दे उनको एडिकेट ट्रेनिंग नहीं होता है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑटोप्सी सर्जन, तो एमबीबीएस डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम करना पड़ता है। लाइक इट इज अ कॉमन रूल एवरीवेयर। दे डोंट हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग इन कंडक्टिंग पोस्टमार्टम्स, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सैंपल्स, इंपॉर्टेंट केसेस वो रह जाते हैं। राइट राइट राइट। तो एक दिन में आपने कितनी मैक्सिमम ऑटोप्सीज करी हैं एक दिन में? लाइक 10 to 11 ऑटोप्सीज इन अ डे ओह माय गॉड। मैक्सिमम। राइट। एंड अपने टोटल करियर के दौरान आपने कितनी कर चुके होंगे अभी तक? अराउंड 2500 और 3000 ऑटोप्सीज। डैम ओके ओके। यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे मतलब डिस्कस करना है, बट
जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ऑटोप्सी सर्जन्स की जो लाइफ है वो रादर थोड़ी इजियर होती है एज कंपेयर टू अदर, चाहे वो गायनेक्स हैं जहां पर इमरजेंसी कॉल्स वगैरह रहती हैं, सर्जन्स हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब हमें लाइक इज इट बिकॉज आप जिस लोकेशन में हैं वहां पर उतने केसेस नहीं आते हैं, या फिर बिकॉज आपने बताया कि ऑटोप्सी सर्जन्स तो बहुत कम है इंडिया में, तो ऐसा यस, क्यों है कि नहीं, जनरली ऐसा होता है कि जो बाकी कॉल्स हैं तो उनको इमरजेंसी, लाइक कोई पेशेंट आया, अब सर्जरी का पेशेंट है तो आपको जाना ही पड़ेगा। बट अब अगर कोई डेड बॉडी आई है, अब वो सुसाइड है, हैंगिंग है, मर्डर है, कुछ भी है, अब रात में जनरली एक रूल होता है कि आफ्टर 8 PM देयर आर नो पोस्टमार्टम्स कंडक्टेड, बिकॉज हम्म क्योंकि रात में भी पोस्टमार्टम किया तो भी उसका जो भी आगे का प्रोसीजर है, क्रियाक्रम है, जो भी होना है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही होगा, रात में कुछ होगा नहीं। एंड हम्म ऑल्सो एट मोस्ट प्लेसेस डॉक्टर्स का क्रंच है, तो लाइक अगर मैं 24 आवर्स ड्यूटी करूंगा तो व्हेन विल आई हैव माय लाइफ, क्योंकि बहुत जगह पे केवल दो डॉक्टर्स के ऊपर पूरा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट चल रहा है। लाइक जो बड़े हम्म सिटीज है वहां पे तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो और उन हम्म जगह पे 24 आवर्स पोस्टमार्टम होते हैं। लाइक SMS हम्म जयपुर हो गया, वहां पे 24 आवर्स पोस्टमार्टम होते हैं। उधर इधर का JJ कॉलेज हो गया, मुंबई का जो टॉप कॉलेज है गवर्नमेंट, तो वहां पे 24 आवर्स पोस्टमार्टम होते हैं। नागपुर में हो गया, पुणे में ससून कॉलेज हो गया। बट जहाँ पे स्टाफ नहीं है तो वहां पे क्या होता है कि आफ्टर 5 PM और 8 PM नो पोस्टमार्टम्स आर कंडक्टेड। हम्म। So after 5 PM or 8 PM, no postmortems are conducted. So there are no emergency calls. And also like emergency calls भी हो तो residents जाएंगे ना, जो resident डॉक्टर है, जूनियर हम्म मोस्ट, वो देखने जाते हैं। और कुछ इमरजेंसी केस आया और ऐसा रहता है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन रहता है, तो वी ट्राई टू डू इट विथ प्रॉपर प्रोसीजर। लाइक वी डोंट डू इट हैस्टिली, क्योंकि हमको पता है जो जितना सिचुएशन, जितना इमरजेंसी केस है या जितना VIP केस है उसमें उतना ज्यादा ध्यान से पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। वैसे सारे पोस्टमार्टम ध्यान से ही करते हैं, बट उनमें और एक्स्ट्रा केयर लेके, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके वी हैव टू डू द पोस्टमार्टम, क्योंकि इट्स अ सिचुएशन लाइक पोस्टमार्टम के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड रहती हैं। क्योंकि अगर हमने बोल दिया कि इससे होमिसाइड, तो पुलिस को जाके ढूंढना ही पड़ेगा कि उसका मर्डर किसने किया। हम्म और अगर होमिसाइड, सुसाइड है, तो अगर कोई कन्विक्ट के ऊपर ब्लेम होगा तो उसको जिंदगी और उसका तो जिंदगी और मौत का बात हो गया ना उसका, कि करेक्ट वो करेक्ट जेल में जा सकता है, जेल से बाहर आ सकता है, अगर प्रॉपर हम्म से पोस्टमार्टम नहीं किया तो। हम्म Like we राइट don't directly deal with the lives, but we indirectly deal with the lives of the person involved. हम्म। क्योंकि अच्छा एक जैसे आप ऐसा केस मेरे को याद है कि हम्म लाइक 16 year old फीमेल थी, उसने अपने घर में सुसाइड कर लिया था। एंड अपने घर में नहीं, लाइक वो बिहार की थी एंड मुंबई आके रह रही थी, और उसने अपने मतलब रिलेटिव के पास रह रही थी, सुसाइड कर लिया था। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, एंड व्हेन वी एग्जामिन्ड हर प्राइवेट पार्ट, तो हमको वहां पे इंजरीज दिखी। एंड व्हेन वी एग्जामिन्ड हर एनस, तो हमको वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा गैपिंग दिखा जो नेचुरल नहीं था। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इसके साथ अननेचुरल ऑफेंसेस हुए हैं, लाइक शी हैज बीन रेप। और फिर पुलिस ने शिट जब इंटरोगेट किया उधर फैमिली मेंबर्स को, तो पता चला कि जिनके यहाँ टेनेंट थी उसने उसके साथ दैट काम किया है, और ओ बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर शी कमिटेड सुसाइड। हम्म तो लाइक ये ऐसा हमारा इस टाइप का वर्क है। राइट। एंड इन दैट केस आई थिंक फिर आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलता होगा ना कि यार जो ठीक है, जो इंसान है उनकी तो चलो हो गई मृत्यु, पर उनकी जो यस, फैमिली है यस, यस। उनको एक जस्टिस मिल पाए, उसमें आपका सही फाइंडिंग्स बताना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे क्लोजर क्लोजर मिलता है लोगों को कि इसने ऐसा क्यों किया, या सच में इसका इसके साथ इसकी डेथ क्यों हो गई। लाइक हम्म ऑल्सो रिसेंटली एक मैंने यंग 24 years जिसने जस्ट CA पास किया था, एंड आफ्टर अच्छा 8 to 10 days उसका सडन डेथ हो गया। तो पेशेंट, एवरीवन वाज शॉक्ड, उनके रिलेटिव्स की एकदम से सडन डेथ कैसे होगी उसकी। और जब ऑटोप्सी किया तो पता चला कि उसको न्यूमोनिया था, एंड इट विद इन अ डे इट वाज दैट सीवियर कि ही हैड डाइड। ओ मतलब हाल ही में अभी सोचो, 24 फैमिली ईयर ओल्ड 24 years old, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA क्लियर किया, एंड देन लाइफ इज प्रीटी स्ट्रेंज दैट वे आई थिंक। एक चीज आपने मेंशन करी कि कॉलेजेस में पोस्टमार्टम होते हैं, तो यस। कहाँ कहाँ पर होते हैं? लाइक हॉस्पिटल्स में होते हैं कि कॉलेजेस में होते हैं, या फिर दोनों जगह पे होते हैं?
Like there are dedicated postmortem centers for every, like every postmortem centers have police stations under them. लाइक सब जैसे एक पोस्टमार्टम सेंटर तो उसके अंदर 5 या 6 या 8 पुलिस स्टेशन होंगे, तो जो उनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है उन्हीं एरिया के पोस्टमार्टम वहीं पे होंगे. इट्स नॉट ओके, लाइक कि आप कहीं पे डेथ हुई तो आप कहीं पे भी जाके पोस्टमार्टम करवा सकते हैं. तो करेक्ट जिस करेक्ट। पुलिस स्टेशन का है उस एरिया में जो पोस्टमार्टम सेंटर है वहां पे पोस्टमार्टम होता है. तो हम्म ये मेडिकल कॉलेज भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल पोस्टमार्टम सेंटर भी हो सकता है, ऐसा. हम्म लाइक जैसे CHCs होते हैं, टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, तो वहां पे पोस्टमार्टम का अवेलेबिलिटी होता है. तो लाइक जो वहां पे डॉक्टर्स पोस्टेड होते हैं दे हैव टू कंडक्ट पोस्टमार्टम इन देयर एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन. ओके एंड ओके। ऑल्सो मेडिकल कॉलेज का भी एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है कि लाइक हमारे अंदर एटलीस्ट 5 to 8 पुलिस स्टेशन आते हैं. तो जितनी भी वहां की जो बॉडीज उनके एरिया में एक्सीडेंटल डेथ होती है या होमिसाइड्स होते हैं या सुसाइड्स होते हैं, तो उन्हीं एरिया का हम पोस्टमार्टम करते हैं, ऐसा. हम्म गॉट इट गॉट इट। ठीक है। अ, पर यहाँ पर जैसे आपकी जो जॉब है उसमें टाइम कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है? जैसे इमरजेंसी केसेस में तो एकदम से ट्रीट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट यस क्योंकि यस. बॉडी भी तो पेरिश होने लग जाती है ना, तो टाइम इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है नहीं, आपके? वी हैव कोल्ड स्टोरेज मॉर्चरीज. तो वहां पे टेम्परेचर इज इन नेगेटिव, तो -15 -20 टेम्परेचर रहता है. तो उसमें अगर बॉडी प्रिजर्व रहती है तो दे विल बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि बहुत सारे अननोन डेड बॉडीज भी आती है जिनका कोई क्लेमेंट नहीं होता है, तो उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है क्योंकि पुलिस भी उनको डिस्पोज ऑफ नहीं करती है. एंड दे रिमेन्स देयर फॉर इटर्निटी, लाइक नोबडी कम्स टू क्लेम दोज बॉडीज, ऐसा भी है. बहुत सारे तो जो मॉर्चरी है वहां पे हम्म डेड बॉडीज भरी हुई है, कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको. हम्म। ओके, तो कितने टाइम तक प्रिजर्व करके रखना पड़ता है बॉडी को, एंड देन उसके नहीं, बाद मतलब? जनरली जनरली पोस्टमार्टम के लिए तो एज सुन एज द पंचनामा जो इंक्वेस्ट होता है, ए फॉर्मल इंक्वेस्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि हमको इस बॉडी का पोस्टमार्टम करना है और हाँ। इस वजह से इसकी डेथ हुई है, ये इंजरीज है इस बॉडी के ऊपर, तो आप पोस्टमार्टम करके हमको डेफिनेटली क्लू बता दीजिए और जो नेसेसरी सैंपल्स है आप प्रिपेयर करके रखिए. तो जैसे ही हमारे पास पंचनामा आता है तो वी हम्म कैन डू द पोस्टमार्टम एंड हम पोस्टमार्टम करके बॉडी वापस पुलिस को दे देते हैं, ऐसा होता मतलब वापस दे देते हैं, मतलब अपने पास ही स्टोर करते हैं, बिकॉज है. पुलिस तो आ, नहीं, मतलब उनके एक नोट लिखवा लेते हैं कि विद इन 7 days यू हैव टू डिस्पोज द बॉडी. इट्स क्योंकि उनका भी एक क्राइटेरिया होता है, उनका भी एक प्रोसीजर है डिस्पोज ऑफ करने का. क्योंकि जब वो अच्छा। पहले एड्स देंगे वांटेड का, वो जो होते हैं कि फाउंड ऐसे करके सब जगह पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करेंगे कि कोई न्यूज तो नहीं है. अगर विद इन 7 days कोई नहीं मिलता उनको तो दे डिस्पोज द बॉडी, बट जनरली उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो भूल जाते हैं इस बारे में, तो बॉडी पड़ी रहती है. बट हम पोस्टमार्टम करके बॉडी लाइक वी हैंड इट ओवर टू द पुलिस. हम पुलिस से बॉडी लेते हैं और पुलिस को ही बॉडी देते ओके ओके ओके। तो मतलब विद इन 7 डेज अगर कोई क्लेम करने के लिए नहीं आता तो फिर हैं, पुलिस हैज द ऑप्शन कि वो बॉडी को डिस्पोज कर मतलब सकते हैं. जिस भी तरीके से। ओके। मतलब राइट। जनरली तो बरी किया जाता है, क्योंकि हम्म अगर बाद में कोई फ्यूचर में क्लेम करने आता है तो वी कैन दे कैन टेल देम कि दिस इज द साइट ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पर्सन एंड लाइक दैट. या राइट राइट राइट। ओके। हाँ ठीक है। आई थिंक क्योंकि मतलब आप लोग पुलिस वालों के साथ बहुत एक्टिवली काम करते हैं, आई थिंक लॉ की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो ही जाती है बिकॉज ऑफ द वर्च्यू, बाय द वर्च्यू ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, तो लॉ का भी काफी नॉलेज हो ही जाता होगा। यस यस, वी आर ऑफ कोर्स. लॉ का हमको नॉलेज, बहुत सारे आईपीसी सेक्शंस जो मेडिकल से रिलेटेड है, वी हैव टू हाँ लर्न देम. लाइक हाँ मर्डर का 302 है, किडनैपिंग का जो केसेस आते हैं 363 376, आईपीसी सीआरपीसी, डिफरेंट सीआरपीसी. और तो ये हाँ। हमको, क्योंकि कोर्ट के अंदर जाके हमको एविडेंस देना, हमको भी पता होना चाहिए ना कि कौन से केसेस में पर्सन के ऊपर सेक्शंस लगे, कौन से केसेस में एफआईआर फाइल हुई है. और तो हमको भी प्रोसेस पता होना चाहिए कि कोर्ट के अंदर हाउ डू वी हैव टू आंसर, हाउ डू वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स, कैसे आंसर करेक्ट। करना है, कैसे वहां पे पेश आना है. तो हम्म एवरीथिंग. मैं खुद गया हूँ कोर्ट के अंदर समन्स देने, एविडेंस हम्म देने. यस. ओके। एक बहुत ही अटपटा सवाल पूछूंगी, यू कैन चूज टू नॉट आंसर इट, बट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स यूजुअली मतलब आई बिलीव जेन्युइन ही आती होंगी, बट यू थिंक कैन इन्फ्लुएंशियल पीपल
twist the report or the findings of the report? जनरली आजकल जो हो रहा है कि फॉर एवरी पोस्टमार्टम दे हैव टू डू द फोटो रिकॉर्डिंग एंड द वीडियो रिकॉर्डिंग। Okay. लाइक अगर कोई सेंसिटिव केस होता है तो Hmm. पुलिस रिक्वेस्ट करती है कि हमको इसका फोटो रिकॉर्डिंग, फोटोज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। तो Oh. अगर वो फोटो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर डॉक्टर फिर भी गलत रिपोर्ट बनाता है तो उसको कोई Hmm. भी कोर्ट में गलत प्रूव कर सकता है ना रिकॉर्डिंग देख के। तो इट्स Hmm. नॉट पॉसिबल टू मेक अ फेक रिपोर्ट। बट अगर ऊपर से सब लोग मिले हुए हैं, लाइक पुलिस ने भी पंचनामा में गलत रिपोर्ट लेके आया, डॉक्टर को भी पैसे खिला दिए कि तुम जो पुलिस ने लिखा है तुम भी वही लिख दो, तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। क्योंकि Hmm. जो बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस पंचनामा में अलग चीज लिख के लाती है और हमको फाइंडिंग्स में अलग मिलती है। तो हम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं उसको इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हारे पंचनामा में गलत रिपोर्ट लिख के दिया है तुमने, उसको सही कर लो, लाइक दैट। Hmm. क्योंकि एक Right. ऐसा ही केस आया था कि उसमें Hmm. क्या हुआ था कि पुलिस एक डेड बॉडी लेके आई और बोला कि ये बंदा ऊपर से नीचे गिर के मर गया है। पर जब Hmm. उसका हमने बॉडी देखी तो उसके पीठ के ऊपर जो डंडा मारने के बाद जो नील जम जाती है ना, जिसको एब्रेशन कंट्यूजन बोलते हैं, तो ऐसे Hmm. बहुत सारे कंट्यूजन थे। तो हमने पुलिस को बोला कि इसकी गिरने से मौत नहीं हुई है, इसको मारा पीटा है और उस वजह से उसकी डेथ हुई है। तो जब बाद में हमने पुलिस से बात की तो पता चला कि वो चोर चोरी करने गया था और गलती से पकड़ा गया, तो उधर के लोगों ने उसको पकड़ के बहुत मारा और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट कराने ले गए थे, तब उसकी डेथ Oh. Okay. 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 तो okay. गिरा हुई। कैसे फिर? गिरने वाली रिपोर्ट कहाँ से आई? वही तो, अब उधर जो लोग थे जिन्होंने मारा, उन्होंने पुलिस को ये बोला कि ये गिर गया। अच्छा। पर जब Okay. उन्होंने आगे पूछताछ की होगी, जब हमने बताया उनको कि नहीं भाई इसकी मारपीट से हुई, तो उन्होंने पूछा होगा, फिर उन्होंने किसी ने बोला होगा हाँ सच में ऐसा ऐसा हुआ है। क्योंकि Hmm. पुलिस के एक बार सामने आते ही एक बार से सब लोग डर जाते हैं ना कि पुलिस क्या कर हाँ. लेगी। करेक्ट. 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 हाँ, जैसे मतलब यहाँ पे बहुत एक फेमस केस मेरे को याद आता है, सुशांत सिंह राजपूत का, जिन्होंने लाइक प्रिज्यूमेबली जितना पब्लिक में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये है कि भाई ही कमिटेड इसी सुसाइड, कॉलेज बट में हुआ था, इसी कॉलेज में हुआ था, ओ उनका कूपर टॉक्सी हॉस्पिटल कॉलेज में हुआ था। में। यस यस। ओ ओके. ओके. तो एंड र्यूमर्स ये थे कि नहीं, ही डिड नॉट कमिट सुसाइड, उनका मर्डर हुआ था। तो आई थिंक ओके, मैंने तो इस तभी बारे बहुत में तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि नो, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। बट मैं मेरे इट्स को एकदम से वो सेंसिटिव केस टॉपिक। याद आया, हाँ। तभी मैंने पूछा कि वो रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस करने का कितना हम्म। चांस है। सो नहीं, उनके अंदर सब फोटो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग हैपेंस। हम्म. तो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कुछ होता तो अभी तक तो कुछ ना कुछ हो चुका होता ना, अगर उस हम्म. सेंस बात में सेंस होती तो। बट सारे एविडेंस होते हैं, तो यू कैन नॉट मैनिपुलेट रिपोर्ट्स। हम्म. राइट. 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 अभी तक आपकी लाइफ का, अभी आपके पूरे टोटल वर्क एक्सपीरियंस का कौन सा टफेस्ट केस था जिसमें आपको बहुत टाइम लग गया आइडेंटिफाई करने में कि एक्चुअल में कॉज ऑफ डेथ है क्या? केस तो है ऐसा, बट वो ये कि सेंसिटिव केस है तो आई कैन नॉट टेल द मोर डिटेल्स अबाउट इट, क्योंकि जो एंटीलिया बॉम्ब स्केयर स्केयर केस हुआ था, आपने सुना होगा कि 2021 के अराउंड अंबानी के घर के बाहर किसी ने गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव्स रख दिए थे। हाँ. तो वो उसी का जो ऑनर था, उसका केस हाँ. हमारे पास ही आया था। तब मैं जस्ट फर्स्ट ईयर एमडी स्टूडेंट था मैं, तो मेरे सीनियर्स ने केस किया था वो। तो लाइक दैट वाज द टफेस्ट केस। लाइक 3 दिन तक मीडिया हमारे डिपार्टमेंट में कैमरा लेके खड़ा था वहां पे। लाइक हमारे हर मूवमेंट पे वो नजर रखे हुए था कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लाइक मेरे सीनियर्स तो ये बताते कि उनके फोन भी टैप वगैरह हुए थे, लाइक दैट, ऐसे रूमर्स ओ. सुने थे मैंने। क्योंकि उसमें एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ये सब इन्वॉल्व थे उस केसेस में। सब इन्वॉल्व थे. So yeah, राइट. I cannot tell more about हम्म. that case, but that was the like famous or the most interesting case of my till now. क्योंकि वो हम्म. केस इतना ज्यादा वो था कि पूरी मीडिया टीम, पूरे न्यूज में 24/7 वही चल रहा था उस टाइम। मनसुख हिरेन का जो केस था वो उस टाइम चल रहा हम्म. ओके. कोई ऐसा केस है जिसमें आपको बहुत ज्यादा शॉक लगा, दैट शुक यू फ्रॉम इनसाइड, रात को नींद नहीं आई हो, ऐसा कोई केस था अभी तक जो आपने एनकाउंटर किया? था। ऐसे तो लाइक मतलब वी हम इतना ज्यादा उन बारे में सोचते नहीं, लाइक वी ट्रीट देम एज ए लाइक ए केस ओनली। लाइक
क्योंकि जनरली मेरे को लाइव पीपल से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अब डेड बॉडीज में तो क्या है कि लाइक दे आर नाउ गॉन, सो इट्स जस्ट लाइक व्हाट हैज हैपेंड। सो एंड अनलेस इट इज योर नोन, तो आपको तब तक वो इमोशनल कनेक्टमेंट अटैचमेंट फील नहीं होता। बट हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको देख के लगता है कि हाँ, एक केस याद है मेरे को। एक स्लम के अंदर एक छोटा सा शायद 7 या 8 साल का बच्चा होगा। तो हम्म उसका केस हिस्ट्री ऐसा पता चला कि उसका फादर वॉज ए ड्रंकार्ड, लाइक बहुत दारू पीता था वो। एंड उस हम्म बच्चे ने शायद कुछ खाने के लिए पैसे मांगे अपने पापा से, और हम्म उसने अपने बच्चे को इतना मारा कि वो वहीं पे मर गया। और उसके बाद वो भी नशे में था, तो वो उसी के पास सोया। बच्चा वहां मरा हुआ है और वो बस सो गया। और फिर शाम को अगले दिन जो पड़ोस वाले आते, वो उठा के बोलते कि बदबू आ रही है तेरे बच्चे में से। तब जाके उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। एंड जब उसकी बॉडी हमने देखी, तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्यूजन थे। तो और वो केवल 7 या 8 साल का बच्चा था। तो लाइक देख के ऐसा लगा कि लाइक व्हाट, कौन कर सकता है ऐसा, लाइक इतना हीनियस। तो छोटा सा हम्म बच्चा 7 या 8 साल। और एक और हम्म ऐसा ही सेम केस, लाइक उसमें सौतेली मॉम थी उसकी। तो उसने जो पहली बीवी से जो बच्चा था उसका, लाइक जो उसके लाइक शादी करने के बाद जो सौतेली मॉम होती है, तो उस बच्चे को इतने उसकी बॉडी पे इतनी जगह पे नाखूनों के निशान थे जिसकी हद नहीं। और उसको भी सेम मारा पीटा गया बहुत बार। और जो उसका जिसका असली में बच्चा था, जो फादर था साथ में, वो बोल रहा है कि नहीं, गिरने से हुआ है। लाइक वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी बीवी ने उसको मारा है। वो सपोर्टिंग हिज वाइफ ओनली, जो सेकंड वाइफ है। तो जब ऐसे बट केसेस देखने को मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि लाइक क्या किया इस बच्चे ने जो इसको इतना बेरहमी से, लाइक हाउ मच टॉर्चर ही हैव सीन, कितना झेला होगा, तब जाके उसकी डेथ हुई होगी। हम्म और ऐसे आई बहुत थिंक सारे यंग यंग डेथ वाले जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं ना, उनका मेरे को बहुत ज्यादा लगता है। लाइक एक केस किया था मैंने, लाइक 14 ईयर ओल्ड किड, स्कूल में हम्म जाती थी वो, और उसको सब मोटा मोटा चिढ़ाते थे बिकॉज शी वॉज समवॉट फैट। तो हम्म उसने उसकी सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको क्लास में सारे बोलते थे कि मोटी है, मोटी है, मोटी है। और जो मैं सुसाइड के केसेस देखता हूँ, लाइक सिंगल सिंगल डे में 5 5 6 6 सुसाइड के केसेस किए मैंने, हैंगिंग के। एंड ऑल मेल्स, लाइक, होली और सारे बिलो 30 और 40 एज ग्रुप। तो जब ऐसे एक साथ एक हैंगिंग, 2 हैंगिंग, 3 हैंगिंग, लाइक एक ही दिन में 6 6 हैंगिंग केसेस देखते हैं सुसाइड का, तो ऐसा लगता है कि लाइक क्या इनको इतना क्या इश्यूज है कि लाइक दे कैन नॉट वेंट आउट और डू एनीथिंग एंड दे जस्ट डिसाइड टू हैंग। हम्म एंड ऑल्सो जो अल्कोहल वाले केसेस आते हैं, क्योंकि हाँ मोस्टली केसेस रिलेटेड ड्यू टू अल्कोहल ओनली, कि भाई उनको पता है बीमारी है, साइकोटिक है वो, फिर भी वो दारू पीते जाएंगे, और इतने दारू पी लेते हैं कि उनका पूरा लिवर सड़ जाता है। फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं कि दारू नहीं छोड़ा और दारू पीते पीते मर गए। तो ऐसा लगता है कि अल्कोहल जो ऐसी चीज है, इसको पता नहीं क्यों नहीं बैन कर सकते, या क्या है जो भी है। हम्म हम्म बहुत सारे केसेस आते हैं, फिर बहुत सारे मैटरनल डेथ के केसेस भी आते हैं। तो उनमें ऐसा लगता है कि यार, मदर जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ दे हैड डाइड, तो बच्चा भी मर जाता है, मदर भी मर जाती है। तो उन केसेस में जो उनके रिलेटिव्स और जो आते हैं कि भाई न्यूली मैरिड हुआ, शादी को भी 1 साल ही हुआ और डेथ हो गई, तो कैसे कोप अप, उनसे सुनने में ऐसा लगता है कि यार, नाउ व्हाट विल दे डू। हम्म तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जो शूक शूक यू टू द कोर। हम्म। फिर दूसरे ये तो डेड बॉडीज में हो गए। जो हाँ लाइव केसेस में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग रेप कर देते हैं। और फिर जब हम हम्म उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते, क्वेश्चनिंग करते हैं, तब हमको पता चलता है कि लाइक उनको खुद को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो गया। राइट जो जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, लाइक सोच के कि फ्यूचर उनका कैसा होगा, तो वो सोच के बहुत वैसा लगता है कि बट क्या करें। हम्म तो ऐसे केसेस में आई थिंक उनको तो उन बच्चों को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट और ट्रीटमेंट और जो काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट मोस्टली होते हैं उनसे बात काउंसलिंग करके काउंसलिंग की जरूरत तो काउंसलिंग रहती है। बट काउंसलिंग साइकेट्री वाले प्रोवाइड कराते हैं, और फैमिलीज के अंदर भी वो एक माहौल वैसा होना चाहिए कि यू कैन ओपन अप टू एनीथिंग। या हम्म। राइट 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 तो ऐसे केसेस ना सुन के हमेशा एक डायलॉग आता है दिमाग में कि
दुनिया में इतने गम है, मेरा गम कितना कम है। और जो लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, इस बात से परेशान है कि भाई मेरे पास उतना गाड़ी नहीं है, इतना, एंड वी हैव, यू आर देयर, यू आर एनकाउंटरिंग इतने हॉरेंडस और हीनियस क्राइम्स को आप रोज बेसिस पे, डेली बेसिस पे एनकाउंटर करते हो, तो आई थिंक यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग लाइफ अ लॉट मोर। डोंट यू थिंक सो? Well, like it affects everyone differently क्योंकि that's a part of job and हमारा personal life is totally different. Like it's not like कि हम पूरे दिन उन्हीं केसेस के बारे में सोचते रहते हैं या वही करते रहते हैं. बट या आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है लाइफ का कि कितना भी अचीव कर लो अल्टीमेटली आप लेके कुछ जाने वाले हो नहीं. So like it's okay to stay happy instead of chasing the dreams. Like आपने मेरा also देखा होगा कि I'm a demotivational speaker also. या तो आई लाइक रियलिटी में ज्यादा लोग रहें तो ज्यादा बेटर है कि क्या आप अचीव एक्चुअली कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट हसलिंग एंड एवरीथिंग. लाइक प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखो ना कि प्रेजेंट को बर्बाद करके फ्यूचर को सिक्योर करना. मेरे हिसाब से लाइक सिक्योर करो बट प्रेजेंट को तो रूइन मत करो आपका. लाइक दैट. तो सबसे ज्यादा कौन से टाइप के केसेस आते हैं आपके पास, मतलब सुसाइड वाले, एक्सीडेंट्स वाले, किस टाइप के आते हैं? Like out of 100, 30 to 40% will be cases will be of suicide mostly. तो उसके अंदर हैंगिंग भी होगा, पॉइजनिंग भी होगा और भी ड्राउनिंग होगा. अलग अलग केसेस से लाइक 40% केसेस तो सुसाइड के ही होते हैं ऑलमोस्ट. फिर 10 to 20% केसेस हॉस्पिटल एडमिटेड डेथ्स होती है. जो हॉस्पिटल में डेथ एडमिटेड हो जाता है और उसके बाद कॉज ऑफ डेथ नहीं मिलता है तो वो केसेस आते हैं. या फिर एमएलसी केसेस हो जाते हैं तो वो केसेस भी आते हैं. और फिर 20-30% केसेस एक्सीडेंट के होते हैं. जनरली एक्सीडेंटल डेथ होती है. और बाकी 20-30% जो बचा है वो नेचुरल डेथ्स होती है. होती तो एमएलसी है बट डेथ दे डाई ड्यू टू नेचुरल कॉजेस. ओके, तो नेचुरल डेथ में एमएलसी कैसे क्रिएट हो जाती है? नहीं नहीं, जनरली अभी जैसे देखो किसी को मान लो हार्ट अटैक आया, वो स्टेशन पे है. अब उसको हॉस्पिटल लेके आएंगे पर हॉस्पिटल लाते लाते ही जस्ट डाइज. तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर होगा, जो कैजुअलिटी में डॉक्टर होगा, तो वो डिक्लेयर ही विल राइट ऑन द कैजुअलिटी पेपर द पेशेंट वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड ऑन दिस टाइम एंड दिस डे एंड बॉडी सेंट फॉर ऑटोप्सी. तो जब हम पोस्टमार्टम करेंगे तो उसके अंदर हमको जो अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक से मरा है तो वो मिलेगा. अगर लीवर की डिजीज से मिला है तो वो मिलेगा. और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिससे सडन डेथ हो जाती है, जैसे ब्रेन में ब्लीड हो गया, हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज. ओके. तो वो सब नेचुरल कॉजेज, उनको नेचुरल बोलेंगे. बट दे विल बी एमएलसी बिकॉज क्योंकि बॉडी वॉज ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल. डिक्लेयर कौन करेगा? बिकॉज नो बडी नोज द हिस्ट्री एंड अनलेस यू डू अ पोस्टमार्टम you cannot tell the person died due to myocardial infarction. गॉट इट, राइट. और कोई एसिड, जैसे हमने देखते हैं कि एसिड फेंक देते हैं लोग फेस पे, तो एसिड बर्न्स वगैरह के केसेस भी आते हैं. एंड या जनरली अर्बन एरिया में अभी इतना इज नॉट क्या बोलते हैं इजीली अवेलेबल. बट ओके. ऐसे केसेस दे गोज टू कैजुअलिटी और सीएमओ टू द सर्जरी डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ द बर्न्स. ओके. क्योंकि उससे डेथ नहीं होती, पेशेंट सर्वाइव्स. बट हाँ, मैंने ऐसे केसेस किए जिसमें पर्सन ने हार्पिक पी लिया है और उसकी डेथ हो गई है. हाँ, बहुत सारे साइकोटिक पेशेंट्स भी होते हैं, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो वो एटलीस्ट उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है बट अगर ट्रीटमेंट उनको प्रॉपर नहीं लिया उन्होंने तो दे ड्रिंक टू कमिट सुसाइड. और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना कि डराने के लिए थोड़ा सा पी लेते हैं बट उससे भी उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हार्पिक फिनाइल के अंदर. एसिड बर्न्स एवरीथिंग. तो मतलब हार्पिक पीने से 100% डेथ हो जाएगी आपकी? लाइक डिपेंड करता है आपने कितना क्वांटिटी का हार्पिक किया और कितनी जल्दी आपने ट्रीटमेंट लिया. ट्रीटमेंट लिया है. बहुत सारे रैट किलर पॉइजन खा के आते हैं, चूहे मारने की जो दवा होती है वो खा के आ जाते हैं. उसके बाद जो कीटनाशक जिनको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, और जो एग्रीकल्चरल में वर्क करते हैं बहुत सारे वो पी के आ जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स. और मर्डर करते हैं आर्सेनिक. आपने अभी सुना ही होगा करियन साइनाइड, वेब सीरीज आया रिसेंटली. उसमें जो पिल्लई सर का बीच में इंटरव्यू है वो भी फॉरेंसिक मेडिसिन के ही हमारे प्रोफेसर है. लाइक ही वर्क्स इन उधर काम करते हैं वो.
तो वो हो गया। ओके। उसके बाद आर्सेनिक का केस अभी रिसेंटली गढ़चिरौली के अंदर एक लेडी ने अपने फैमिली इन लॉज को आर्सेनिक पॉइजनिंग देके मर्डर कर दिया था उनका। दिल्ली में भी एक मैन ने एक फीमेल ने अपने पॉइजनिंग देके मर्डर कर दिया था फैमिली का। तो हम्म। ऐसे बहुत सारे मर्डर्स भी करते हैं जहर हम्म। दे देके, पॉइजन दे देंगे। हम्म। आपने अपने ट्विटर पे एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें आपने बताया था, और आपने केसेस, आई डोंट नो आपने ऐसे केसेस देखे हैं कि नहीं देखे, कि जब हम किसी व्यक्ति को उनकी मृत्यु होने के बाद शमशान घाट लेकर जा रहे होते हैं, तो वो वहां पर जिंदा होके बैठ जाते हैं। और हाल ही में शायद आप ही ने वो केस शेयर करा यस हुआ था यस कि यस। वो एम्बुलेंस में थे और हम्म। एम्बुलेंस को झटका लगा एंड देन वो जो व्यक्ति थे वो जिंदा हो गए। जिंदा हो तो गए। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे होता है? लाइक इस फिनोमिना को सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं। तो ओके। सस्पेंडेड एनिमेशन एक ऐसी कंडीशन है कि लाइक जहाँ पे जो पर्सन है उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो इतनी लो होती है कि यू कैन नॉट डिटेक्ट इट, जनरली डिटेक्ट कर पाते हैं आप। लाइक जैसे योगी वगैरह होते हैं, अब जैन वगैरह, जैन जैन पीपल में आप देखते हो समाधि ले ली, तो समाधि हम्म। लेते हैं तब वो उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है वो इतना लो होता है कि दे सीम लाइक डेड। और जनरली क्या होता है कि जो डॉक्टर्स, इनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं या जो हम्म। एज ए फेक डॉक्टर्स होते हैं बहुत सारे, कि जो ऐसे खुद को डॉक्टर बोलते हैं पर वो एक्चुअली में डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो पीपल हम्म। जो विलेजेस वगैरह में क्या होता है कि उन्हीं को दिखा देते हैं। वो बोल देता है कि हाँ भाई डेथ हो गई, लेके जाओ शमशान घाट और कर दो, क्योंकि सब जगह पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते ना। हम्म। तो वो जस्ट लेके जाते हैं, और लेके जाते हैं तो जब आप करने वाले होते हो तो एकदम से उनके एक्टिविटीज अगेन स्टार्ट होने लग जाती है एंड वो जिंदा होके बैठ जाते हैं ऐसा। तो दैट इज हम्म। फिनोमिना सस्पेंडेड एनिमेशन। तो ये बहुत सारे केसेस में होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया, अगर बहुत कम ग्लूकोज हो बॉडी में, या फिर शॉक लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, या फिर ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाए, या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, तो उन केसेस के अंदर ये सिचुएशंस हो सकती है। सस्पेंडेड हम्म। एनिमेशन बोलते हम्म। कोई आर्मी वाला पॉडकास्ट देखा था मैंने, उसमें वो बोल रहे थे कि जिन लोगों की विल पावर ज्यादा होती है, हैं। डेथ कम्स टू देम स्लोली एज कंपैरिजन टू पीपल जो लोग मतलब इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड नहीं होते हैं, वो एकदम से फॉर एग्जांपल मान लो इतना सारा ब्लड देख के पैनिक कर जाते हैं, देन नहीं नहीं व्हाट नहीं, यू ऐसा दिस कुछ रियल नहीं। लाइक डेथ की डेफिनेशन क्या है? व्हेन डज अ पर्सन डाइज, व्हाट डू यू मीन बाय डेथ? क्या वाइटल्स होती है चल, मौत? जब दिल बंद हो जाता है, धड़कना बंद हो जाता है? नो, नहीं, नो। ब्रेन नहीं, दिल डाइज। बंद होने के बाद भी आप उसको मशीन्स के थ्रू आप सरवाइव करा सकते हैं ना। हम्म। लाइक हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें पूरा हार्ट निकाल के बाहर निकाल दे तब भी पेशेंट आफ्टर दैट पेशेंट सर्वाइव ना। तो हम्म। लाइक डेथ का कॉन्सेप्ट टाइम के साथ चेंज हुआ है एक्चुअली। तो अर्लियर पीपल मानते थे कि डेथ के तीन मेन पिलर हैं, या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, या सर्कुलेटरी सिस्टम, या सीएनएस जो ब्रेन का सिस्टम है। इन तीनों में से अगर एक पे इफेक्ट हो गया, बंद हो गया, तो पर्सन डाइज। बट ओ। जब एडवांसेस हुए तो ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट आया कि अगर हम्म। इवन हार्ट इज नॉट वर्किंग, इवन लंग इज नॉट वर्किंग, बट द पर्सन ब्रेन ऑफ ए पर्सन इज वर्किंग, तो लाइक हम्म। दैट पर्सन इज कॉन्शियस, तो आप उसका हार्ट और लंग मशीन्स के थ्रू चला सकते हैं। तो ओके। पर्सन डेथ होगा या नहीं होगा कैसे बोलोगे आप? फिर जब हम्म। ब्रेन डेथ के बाद भी एक और नया कॉन्सेप्ट आया, ब्रेन स्टेम डेथ। जो ब्रेन स्टेम होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बोलते हैं ना छोटा दिमाग मगज। नाना हाँ। पाटेकर की मूवी देखी होगी कि यहाँ मत मार, यहाँ छोटा दिमाग होता है। हाँ। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर वो डेथ हो गया तो पर्सन रियली डाइज। उसके बाद आप कुछ हम्म। नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। और ओके। वो कट ऑफ हो गया अगर, तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता कि ना ब्लड, आप कितना भी कुछ भी कर लो, पर्सन पेशेंट इज ब्रेन डेथ, ही विल नेवर वेक अप फ्रॉम द कोमा और एनीथिंग। हम्म। एंड जो बोलते हैं ना कि लाइव डोनर्स, आपने आजकल सुना होगा कि बहुत ज्यादा लाइव डोनर्स आ रहे हैं, कि पर्सन डेथ हुआ और उसने अपने किडनी, लंग्स, लिवर देके 5 लोगों को नई जिंदगियां दी, 8 लोगों को करेक्ट। नई जिंदगियां दी। तो वो करेक्ट। ओनली ब्रेन स्टेम डेथ डेथ के केसेस में ही पॉसिबल है। अच्छा, कि अनलेस अ मतलब पर्सन इज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेथ, तब तक आप उसका लाइव ऑर्गन डोनर्स नहीं कर सकते आप, ऐसा है। डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन जो होता है वो नहीं कर ओके। सकते। ओके। 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 तो इन दैट केस ब्रेन स्टेम डेड होगा, देन ओनली दे कैन प्रोसीड विद ऑर्गन ऑर्गन डोनेशन। डोनेशन। और हम्म। उसके लिए पूरे एक साइकेट न्यूरो सर्जन होता है, ट्रीटिंग डॉक्टर होता है,
और ये डिसाइड करते हैं 24 आवर तक मॉनिटर करते हैं पेशेंट को, पूरे लाइफ सपोर्ट हटा के कि पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड आफ्टर दैट दे डिक्लेयर द पर्सन इज ब्रेन स्टेम डेथ, एंड आफ्टर दैट द नेसेसरी प्रोसीजर्स आर डन फॉर ऑर्गन डोनेशन। ओके। बट बहुत लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, एंड इंडिया के अंदर इतने सारे डोनर्स रिसिपिएंट्स वेट कर रहे हैं कि जिनको इनकी जरूरत है, बट इंडिया में अभी इतना अवेयरनेस नहीं है इनकी, और बहुत सारे हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं है कि अगर इवन आफ्टर डिक्लेयरिंग ब्रेन स्टेम डेथ कि ऑर्गन को, क्योंकि जो ऑर्गन्स होते हैं वो विद इन 6 आवर्स उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है मोस्ट ऑर्गन्स की, जैसे हार्ट हो गया, किडनीज हो गई, तो उनको इवन यूजिंग द आइस पैक एंड एवरीथिंग within 6 hours you have to take from one person to another person and transplant it. ओ, तो मतलब आप हार्ट को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हो टू डोनेट इट किसी और को डोनेट Like, करने के लिए? क्योंकि जो अगर जब तक उनके ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो सेल्स डाई होना शुरू हो जाएंगे ना, हम्म। तो उनको पूरा आइस में ऐसा फ्रीजर स्टोर करते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट रहे उनकी, बट कितनी देर तक, क्योंकि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो यूज अप सेल्स यूज कर लेंगे, उसके बाद तो सेल्स डाई होना शुरू हो जाएंगे ना, लाइक दैट। ओके। क्योंकि एक इंडिविजुअल सेल का इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म होता है, और हम्म। एक एक सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऐसा। हम्म। मेरे को क्लास 10th की बायो याद आ गई। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। Yeah, mitochondria is the powerhouse of the cell. यस। Okay. अब मैं थोड़ा सा I'm gonna switch gears and talk about a different ओके aspect. मैं थोड़ा सा spirituality के बारे में बात करूंगी. मैं यूजुअली ओके करती नहीं हूँ, I don't include this portion, but the kind of job that you have, I felt it was necessary कि मैं इस बारे में यस बात करूँ. भगवद गीता में ना एक चीज लिखी है, उसमें लिखी हुई है कि जन्म हुआ तो मृत्यु जरूर है, और मृत्यु हुई तो फिर जन्म जरूर होगा, इसलिए जो अंत भाव है उसके लिए दुख ना करो. अंत भाव इज बेसिकली इनएविटेबल, यानी जो चीज इनएविटेबल है उसके लिए आप क्यों दुख करते हो. अब ऐसा होता है ना कि जब आप अपनी फैमिली में फर्स्ट टाइम कोई डेथ देखते हो तो आप पर्सनली लाइफ को बहुत अप्रिशिएट करने लग जाते हो, और ये मेरे साथ हुआ बिकॉज माई ग्रैंड मदर शी पास्ड अवे इन 2021, January 2021. तो उसके that was अच्छा। the first time when I had seen like death in my family, and that like completely, I mean कुछ दिन तो मुझे उस चीज को absorb करने में ही लग गया, और सबसे वीक मोमेंट वो होता है when you know they're finally they were finally taking her to the graveyard, right? तो वो सबसे ज्यादा एक वीक मोमेंट होता है उसमें कि यार you are never going to see that person again, you are never going to hear anything from that person again. तो एंड आपने डेथ को मोस्ट ब्रूटल फॉर्म में देखा है, राइट? यस। आपने नेचुरल भी देखे, अननेचुरल. हाउ हैज इट चेंज्ड यू एज अ पर्सन? लाइक आई थिंक मैं शुरू से ही ऐसा था, क्योंकि इवन माय ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की डेथ हुई तो लाइक जब 2013 एंड 2015, ग्रैंडफादर 2013, लाइक मेरे एमबीबीएस में सिलेक्शन होने के कुछ मंथ्स बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि कि मेरा पोता डॉक्टर बन रहा है फैमिली में, तो सब जगह बहुत खुश होते थे वो। तो जब उनकी डेथ हुई तो लाइक आई न्यू कि सम दे दे विल हैव टू डाई, तो इट वाज लाइक कुछ मेरे को ऐसा फील भी नहीं हुआ, लाइक सोचा था मैंने होगा तो होगा, लाइक दैट ओनली। तो लाइक शुरू से ही मैं ऐसा था, आई डोंट नो कि क्या था क्या नहीं था। एंड दादी से भी मैं बहुत क्लोज था, सब कुछ था, दादी हमेशा जब भी गाँव जाता था तो मेरे, इवन शी वॉज पैरालाइज फ्रॉम वन साइड, फिर भी वो खुद खाना बना के देती थी, क्योंकि उनको घर पे बोला कि हमारे साथ रहो। 4 दिन रहते थे, पर वो पता है ना कि अगर आप इतने सालों से कहीं पे रह रहे हो और फिर दूसरी जगह आप रिलोकेट होते हो तो यू कैन नॉट लिव देयर, लाइक आपको ऐसा लगता है कि कोई बात करने को नहीं है, नहीं रह सकते आप। तो फिर भी वो गाँव जाके रहते थे, तो मैं हर 2-3 महीने में जब भी घर जाता तो उनके पास 2 दिन रुक के आता था, तो मेरे लिए खाना बना के रखती थी, ये वो ये सब था। बट जब उनकी भी डेथ हुई तो लाइक एक्सपेक्टेड कि हाँ डेथ होनी है, तो इट वाज लाइक कभी मेरे को ऐसा फील हुआ नहीं। तो लाइक और मैं इन सब में एक्चुअली बिलीव नहीं करता कि पुनर्जन्म और कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ और यू विल बी बॉर्न अगेन। एंड मेरा लाइक सिंपल रियलिस्टिक और थियोरेटिकल अप्रोच है लाइफ के बारे में कि यू आर हियर बिकॉज यू वर बॉर्न एंड यू विल डाई। सो इट डजेंट मैटर व्हाट यू डू और व्हाट यू डोंट डू, इट ओनली मैटर्स दैट आप खुश रहो और आपके आसपास लोगों को खुश रखो, किसी को तकलीफ मत दो। बस मेरा सिंपल सा लाइफ जीने का नजरिया है।
कोई आपको नेगेटिव वाइब्स आती है तो उस पर्सन से दूर हो जाओ, जिससे पॉजिटिव वाइब्स आती है उस पर्सन के पास चले जाओ। दैट्स इट, सिंपल वे ऑफ लिविंग लाइफ। और जो हम्म। मन में आ रहा है वो कर लो, क्योंकि वापस कुछ नहीं मिल रहा, ना जन्म होना है आपका, ना कुछ होना है। तो जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, किसी की सुनो मत। तो ये हम्म। मैं सीखता आ रहा हूँ धीरे धीरे। हम्म। क्योंकि क्या आप लोगों की सुन के कुछ काम नहीं कर रहे हो तो दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि या लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कैसे इतना मेंटली स्ट्रांग रखते हो अपने आप को? लाइक रखना ऐसा है, सोचा नहीं कभी कि लाइक पीपल जो जो बाहर से देखते हैं वो सोचते हैं कि आई एम मेंटली स्ट्रांग, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी डिप्रेस होता हूँ, मैं भी एक्साइटेड होता हूँ, मुझे भी खुशी होती है, तो सब सब है। मैं भी बहुत बार ऐसे फेजेस आते हैं कि आई गेट डिप्रेस, कि यार एक होता है ना कि लाइफ में कुछ भी करने का मूड नहीं होता है, कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। बट फिर एक ऐसा ऐसा फेज आता है कि यू गेट एक्टिवेटेड, यू गेट मोटिवेटेड टू डू समथिंग। तो इट्स लाइक अ नॉर्मल पीपल, जो चलता रहता है अप्स एंड डाउन्स लाइफ के। कभी हम्म। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी पर्सनल प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी तो दैट्स इट। तो आई वोंट से आई एम दैट काइंड ऑफ मेंटली स्ट्रांग, आई एम जस्ट लाइक नॉर्मल लाइक एवरीवन एल्स। अगर आप भी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से आप 10 साल अगर मेडिकल, तो आप भी इतने स्ट्रांग हो जाते हो। ओके। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पॉडकास्ट। इस फील्ड में जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है? ये इज इट द इज इट द मियर फैक्ट कि ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, या फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट कि आपकी इस जॉब के वजह से लोगों को जस्टिस मिल पा रहा है? वेयर डू यू हाउ डू यू डिराइव जॉब सेटिस्फैक्शन? लाइक मेनली इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन तो ये है, लाइक मेडिकल फील्ड जनरली उसी को डॉक्टर बोला जाता है, या तो जो फिजिशियन होता है या जो सर्जन होता है, उसी हम्म। को नॉर्मल कॉमन आदमी बोलता है कि वो डॉक्टर है, क्योंकि वो हम्म। ट्रीट कर रहा है। अभी जो रेडियोलॉजिस्ट भी कर लेता है तो भी उसको लोग इतना डॉक्टर नहीं मानते, क्योंकि वो बस वो रिपोर्ट बना के दे रहा है। पैथोलॉजिस्ट होता है, वो भी रिपोर्ट बना के दे रहा है। तो हम्म। माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया, वो भी रिपोर्ट बना के दे रहा है। तो ऐसा भी हम्म। हमारा सेम काम है कि हम भी बस रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, और वो भी डेड बॉडी में, वो तो एटलीस्ट लिविंग बॉडी में दे रहे हैं, और हमारा केवल हम्म। डेड बॉडी में है। तो जॉब हम्म। जॉब सेटिस्फेक्शन इससे मिलता है कि लाइक मेन थिंग कि वी डोंट हैव टू रश एवरी टाइम फॉर द इमरजेंसी, कि हाँ भाई हम्म। कॉल आया कि सर एक बॉडी आई, हाँ ठीक है आते 15 मिनट में, लाइक हम्म। दैट। वो मर थोड़ी जाएगा। आप एंड ऑल्सो इट्स लाइक कि एक रेगुलर जॉब है, और इसमें हमको वी डोंट हैव टू एक्स्ट्रा करना चाहे तो कर सकते हैं, बट एक ऐसा हम्म। अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है ये अभी तक, क्योंकि हम्म। बहुत कम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है फॉरेंसिक को। क्योंकि अभी हम्म। रिसेंटली न्यू कोर्सेज भी आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डीएम करना चाहता हूँ आगे फॉरेंसिक रेडियोलॉजी में। उसमें लाइक वी हम्म। डोंट हैव टू कट ओपन द बॉडी, लाइक सीधा यहाँ से ओह। जैसे एंजियोग्राफी होती है, हाँ। एंजियोग्राफी में पैर के थ्रू एक डाला जाता है, प्रोब डाला जाता है, और उसके थ्रू ऑर्गन्स देखना है, तो यहाँ से भी सेम वो डाला जाएगा, डाई डाली जाएगी, और उसका सीटी स्कैन हो जाएगा। तो वी विल नो इफ द पर्सन हैज डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज और नथिंग लाइक दैट। तो बस एक सिंपल सा छोटा इंसिजन होगा एंड दैट्स इट। तो वैसा हम्म। वर्चुअल ऑटोप्सी आ रहा है फ्यूचर में। और जॉब हम्म। सेटिस्फैक्शन इसी से डिराइव होता है कि लाइक वी आर डूइंग समथिंग दैट नोबडी डज। हम्म। लाइक हम्म। मोस्ट डॉक्टर्स होते हैं लाइक 1 or 2% ही फॉरेंसिक फील्ड, लाइक आई विल से लेस देन 1 or 2%, लाइक 0.1% चूज दिस फॉरेंसिक फील्ड। एंड दूसरा हमारा अलग ही एक ऑरा रहता है कि भाई एक्साइटमेंट टाइप का रहता है, कुछ ना कुछ, कि कभी भी इंटरेस्टिंग केस आ सकता है। बट जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात है वो इंडिया में बहुत ज्यादा पुअर है, क्योंकि जो हम्म। हमारे पास समन्स आते हैं आफ्टर, जैसे आज कोई केस किया मैंने तो 4 साल बाद मेरे पास समन आएंगे कि आपको अब इस केस में आपको एविडेंस देने जाना है। ओह माय गॉड। किसी किसी केस में तो 8 साल के बाद समन्स आते हैं। तो जो मैं तब तो आज केस कर रहा हूँ उसके 8 साल के हम्म। बाद मेरे को जाके कोर्ट में एविडेंस देना पड़ेगा, 8 साल बाद, हम्म। 7 साल बाद, 5 साल बाद। तो दैट्स इट। पुअर नहीं है, आई थिंक ये तो बहुत ज्यादा लाइक पुअर है। इट्स सच अ टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, बट क्योंकि एनीवे। उनको सब तरफ से देख के ही हैप्पीली दे नहीं सकते ना वो। हम्म। हम्म। वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड, लाइक आप अपना काम किया उसके बाद शाम को आप फ्री हो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुद के लिए आप जो करना चाहे कर सकते हैं। वो एक हम्म। इसका प्लस पॉइंट है, दैट्स व्हाई आई लाइक दिस।
एंड हम्म। इंटरेस्टिंग। सबसे बढ़िया, कभी भी कुछ भी कैसा भी केस आ सकता है। हम्म। आपकी हम्म। सबसे अच्छी बात यह है कि आप डेथ जैसे डार्क सब्जेक्ट को भी ह्यूमर को यूज करके टैकल करते हो, विच इज समथिंग दैट आई हैव नेवर। क्योंकि डेथ इतना सेंसिटिव टॉपिक है ना, उसके बारे में मजाक करने से भी लगता है कि नहीं यार, नहीं करना तो चाहिए। लाइक बट मेरा डार्क ह्यूमर बहुत ज्यादा है, लाइक बहुत सारे ऐसे जोक्स भी है मेरे पास जो मैं शेयर करता हूँ, बट लोग बोलते हैं भाई डिलीट कर दे, कांड हो जाएंगे, तो मैं फिर डिलीट भी कर देता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे मेडिकल फील्ड से जो बिलोंग करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये करियर में ग्रोथ कितना है, सैलरी कितना कमा लेते हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा बता पाएंगे? हाँ, लाइक करियर में ग्रोथ ऐसा है कि ड्यूरिंग एमडी जो एक रेजिडेंट डॉक्टर को स्टाइपेंड मिलता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स, तो सेंट्रल में अराउंड 90,000 1 लाख स्टाइपेंड है, और बाकी कॉलेजेस में 50 से लेके 60 या 70 के तक, अभी तो और इंक्रीज हो गया है। तो रेजिडेंसी में तो उतना सेम स्टाइपेंड मिलेगा। आफ्टर दैट एसआरशिप करते हो तो एसआरशिप का जो सबका सेम रहता है वो स्टाइपेंड सैलरी मिलती है, लाइक 90,000 टू 1,20,000 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। And after that, completing SRship, you can join as a lecturer in any private college or government college based on the vacancy. और इस टाइप में तो प्राइवेट कॉलेजेस पे अराउंड 1.2 to 1.5 अराउंड लाइक दैट, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी इतना मिल ही जाता है अबाउ 1 लाख। बट एंड हम्म। आफ्टर दैट यू कैन डू एनीथिंग यू वांट आफ्टर 5 PM। लाइक हम्म। जो क्लिनिकल ब्रांचेस में होते हैं वो अपना खुद को ओपीडी डाल के बैठते हैं। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप अपना ओपीडी डाल के बैठ सकते हो, क्योंकि एमबीबीएस तो किया ही है आपने, यू नो द करेक्ट, बेसिक ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग। बट वो नहीं चाहिए, इसीलिए तो फॉरेंसिक में आए हैं कि फ्री टाइम मिले। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड आफ्टर दैट प्रमोशंस होते रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, एंड देन यू कैन बी एचओडी और डीन, और अगर इंटरेस्ट है तो लाइक दैट। हम्म। क्योंकि जो पुलिस और पॉलिटिकल कनेक्शन इतना हो जाता है ना कि फिर उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेंसिक वाले बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, क्योंकि ओह। दे डोंट फियर एनी पुलिस, और क्योंकि और उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो दे हम्म। गोज इनटू द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे रन द हॉस्पिटल। क्योंकि बहुत सारे अगर आप मेडिकल कॉलेजेस के डीन या सुपरिटेंडेंट देखेंगे तो वो हाँ। फॉरेंसिक मेडिसिन के ही होते हैं। ओके, ओके, ओके। गॉट इट। हम्म। वेरी इंटरेस्टिंग। एनी लास्ट टिप्स फॉर द लिसनर्स? एनी लास्ट फ्यू लर्निंग्स, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे फॉरेंसिक साइंस वाले क्वेरी करते हैं, ओके। क्योंकि दे थिंक कि जो फॉरेंसिक मेडिसिन है और फॉरेंसिक साइंस है दोनों सेम है। ओके। तो फॉरेंसिक साइंस वाले मेरे पास बहुत सारे पूछते हैं कि सर हमको फॉरेंसिक में करियर बनाना है तो कुछ गाइडेंस देंगे। तो मैं उनको समझाता हूँ कि फॉरेंसिक मेडिसिन और फॉरेंसिक साइंस दोनों अलग अलग है, लाइक दैट। हम्म। तो फॉरेंसिक्स एक्चुअली और फॉरेंसिक साइंस में जॉब्स बहुत कम है, ओह। क्योंकि ओके। फॉरेंसिक साइंस ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो होती है। बट अभी लेटेस्ट अमित शाह ने, जो होम मिनिस्टर है अपने, उन्होंने लेटेस्ट लॉ पास आउट किया है कि इन एवरी केस कि हम्म। फॉरेंसिक साइंस की टीम जाएगी क्राइम सीन पे और दे विल टेक द सैंपल्स। तो हो सकता है इन फ्यूचर कि उनका रिक्रूटमेंट बढ़े, क्योंकि अभी तक इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं, अभी तक बस जनरली सेंसिटिव केसेस के अंदर ही आई गेस फॉरेंसिक साइंस की टीम्स जाती है। करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट, पुलिस करेक्ट। सैंपल कलेक्शन करती है, या जो क्राइम सीन होता है वो रूइन हो जाता है ड्यू टू हम्म। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर थिंग। क्योंकि लोगों ने जैसे शर्लॉक होम्स देखा होता है, तो शर्लॉक होम्स में क्राइम सीन होता है तो पूरा क्रॉस करके दे यूज टू वेयर ग्लव्स एंड दे टेक द वेरियस सैंपल्स, पर इंडिया में ऐसा कहीं पे नहीं होता। और उसी हम्म। चक्कर में बहुत सारे जो कन्विक्स होते हैं, जो होते हैं एक्यूज होते हैं, वो छूट जाते हैं कोर्ट से, क्योंकि जो ट्रेस एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है वो नहीं मिल पाते पुलिस को, क्योंकि दे डोंट हैव प्रॉपर ट्रेनिंग टू कलेक्ट द ट्रेस एविडेंस। प्रॉपर ट्रेनिंग करेक्ट। ओनली फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के पास होती है, बट उनको जॉब्स ही नहीं है, तो देयर स्टडीज गोज टू वेस्ट। लाइक आफ्टर नो। उनको बीएससी एमएससी एंड देन पीएचडी करते हैं, उसके बाद उनको जॉब मिलना कंपलसरी मतलब मुश्किल है, क्योंकि उनको फॉरेंसिक साइंस लैब में ही पोस्टेड है। बट जो क्राइम सीन पे विजिट्स होने चाहिए वो नहीं होता है इंडिया में, और उसके लिए हम्म। एक्चुअली बहुत सारा मैन पावर लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं। So it's हम्म। maybe in future, after 5 years or 10 years, maybe in every crime scene there will be a forensic science team who will visit there, and in future शायद उनको जॉब मिल जाए, बट प्रेजेंट सिनेरियो में उनके लिए बहुत कम जॉब्स है। एंड आई हम्म। रियली हेट टू सी कि उन्होंने इतना पढ़ने के बाद भी दे हैव टू सफर फॉर द जॉब्स। राइट, राइट, तो राइट। मेरा यही एक है कि इंडिया में जब तक आप खुद के बेसिस पे आप कुछ हासिल नहीं करते, तब तक बेस्ड ऑन द डिग्रीज यू वॉन्ट गेट द जॉब, क्योंकि डिग्रीज आजकल सब कर रहे हैं।
बट आपको हम्म कुछ ना कुछ अपना यूनिक टैलेंट, पैशन या जो उसको फॉलो करके देना ही पड़ेगा, तभी यू विल सर्वाइव। अदरवाइज कर जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो फोरेंसिक मेडिसिन जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है, क्या वो जा सकते हैं? नो नो नो, अच्छा, दैट्स अ उसके लिए अलग टोटली डिफरेंट certificate? ब्रांचेस। या हम्म वी आर नॉट ट्रेन्ड इन टेकिंग सैंपल्स फ्रॉम द क्राइम सीन। क्योंकि अब जैसे हम्म मान लो क्राइम सीन पे ब्लड स्पॉट है, तो वी डोंट नो हम्म हाउ टू टेक दैट ब्लड स्पॉट एंड सील दैट एंड look for that. Nobody knows. गाट Only forensic science student knows. But we can take sample from the body. And वो sample वहां से forensic science lab जाएगा, body में से जाएगा, then they will match it in the labs. And then they हम्म will tell कि ये इसी person का या दूसरे person का। क्योंकि बहुत गाट बार मर्डर वेपन्स रिकवर होते हैं। अब मर्डर वेपन पे किसका ब्लड है, वो आइडेंटिफाई करना है कि विक्टिम का है या किसी दूसरे का ब्लड है। जो बुलेट हम्म रिकवर हुई वो कौन सी गन से चली है, इसी गन से चली या दूसरी गन से चली है, ये सब फॉरेंसिक साइंस वालों का काम है। फाइबर्स मिले हैं और ये सब। नेल हम्म क्लिपिंग, नेल के अंदर जैसे मान लो स्ट्रगल होता है, तो नेल के अंदर टिश्यूज के अंदर यहाँ पे स्किन रह जाती है, तो वो हम बॉडी में से सैंपल कलेक्ट करके भेजते हैं। बट वो टिश्यू किसका है वो कैसे पता चलेगा, वो फॉरेंसिक साइंस वाले देखते हैं, जो डॉक्टर हम्म सालू के करता था। right, right, right. Okay. So that brings us to the end of the podcast. Thank you so much for taking our time. It was wonderful. I made the best use of my evening. I would say weekend evening का बहुत अच्छा utilize मैंने किया. And I really think that this podcast will be very helpful, especially उन लोगों के लिए जो autopsy या फिर forensic medicine में अपना career बनाना चाहते हैं, और in general भी अगर कोई ये पॉडकास्ट सुनता है तो उनको बहुत अवेयरनेस मिलेगी कि किस टाइप के केसेस आते हैं और कैसे जो है क्या राइट प्रोसीजर है, किस तरीके से होता है. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर धीरज फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर डूइंग दिस, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि आपने अपनी नॉलेज बहुत ही अच्छे से शेयर किया, बहुत जेन्युइनली आपने शेयर किया. पूरा वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी से कि आप बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं और आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. एंड गाइज, follow Dheeraj sir on Twitter and Instagram if only you have, like Instagram पे तो सिर्फ तभी करना जब तुम्हारे बस की है वो गोरी नहीं, चीजें इंस्टाग्राम देखना. पे भी 3 पेज है मेरे। आई अच्छा, हैव 3 हैंडल्स ऑन पर्सनल वाला इंस्टाग्राम। फॉलो कर देना फिर. पर्सनल वाला भी है, ह्यूमर वाला भी, और ऑटोप्सी वाला पेज भी है। हाँ, तो ऑटोप्सी सर्जन वाला मत कर लेना, वो वाला फॉलो मत करना, वो ओनली इफ यू आर डीपली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट. ठीक है. Yeah. सो एंड यस, रीच आउट टू हिम. ही इज अ वेरी वेलकमिंग पर्सन. यमराज नाम रखा उन्होंने अपना, विच इज काइंड ऑफ ट्रू इफ यू लुक एट इट. सो yeah, so reach out to him. He'll definitely help you out if you're facing any issues, if you have any doubts, you want to discuss anything. So yeah, thank you so much, Dr. Dheeraj. Thank you, Pooja, for having me.